अस्सलाम वालेकुम। इस लाइव वेबिनार का बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों को सेकेंड ईयर के बारे में बताया जा सके कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट किस तरह पढ़ने हैं। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट्स को के बारे में गाइड करूंगा कि कहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं और कहाँ से ये बेस्ट पढ़ा जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को उसके रिलेटेड होंगे, फिर फिजियोलॉजी को, एनेटमी, और आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं साथ साथ वो भी आपको जवाब देता जाऊंगा एक सब्जेक्ट को कवर करने के बाद। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में क्या फर्क होता है, बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा है बट एट द एंड ऑफ द डे उनके नंबर नहीं आते। उसमें कुछ लक भी होती है बट कुछ उनकी अपनी गलती भी होती है। तो मैं उनको वो गाइड करूंगा जो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आते। फिर टाइम मैनेजमेंट का आजकल इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकें, जो आप लोगों को आगे फ्यूचर में फायदा देगा। और एंड पे मैं सप्ली वालों के बारे में बताऊंगा जिनकी सप्ली आ चुकी है और वो एनेटमी को साथ लेके चलना चाहते हैं सेकेंड ईयर के, तो वो किस तरह पढ़ें। तो सबसे पहले फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में जो बात है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, पहले तो बुक सिलेक्शन की बात है, तो बुक सिलेक्शन आप लोगों ने करनी है लिपिनकोट या हार्पर। लिपिनकोट और हार्पर आर इक्वल इन सेकेंड ईयर, तो आप लिपिनकोट पढ़ सकते हैं या हार्पर पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स हार्पर से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यूज के लिए अगर पूछा जाए तो बीआरएस इज अ वेरी गुड बुक, उधर से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। अदरवाइज लिपिनकोट की लाइंस आती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने करना है लिपिनकोट से, और साथ डॉक्टर नजीब की वीडियोस देख सकते हैं, निंजा नर्ड की वीडियोस देख सकते हैं, या एनके वीडियोस देख सकते हैं। ये सारी ऑथेंटिक वीडियोस है, डॉक्टर नजीब की वीडियोस भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन का याद रखना है कि आप लोगों ने लिपिन से भी करना है और इसमें से कुछ पोर्शन हार्पर से भी करना है। लिपिन लिपिन जो हमारे पास प्रोटीन है वो लिपिन कोट में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, बट हार्पर में कुछ चीजें जो बहुत अच्छी लिखी हुई है, सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम बोथ प्लेसेस। तो उसके बाद इसकी वीडियोस अगर पूछा जाए, इसकी वीडियोस निंजा नर्ड की देखें, इसकी डॉक्टर नजीब की वीडियोस नहीं प्रेजेंट होगी। मेटाबॉलिज्म की एक बारी वीडियोस देख लें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। फिर एक और जो सजेशन है वो कैप्लान वीडियोस का है। जो कैप्लान की वीडियोस है वो कब देखनी है, जब आपने सेंड अप की प्रिपरेशन करनी है, उससे पहले कैप्लान की वीडियोस देखने का फायदा नहीं। द रीजन इज जो कैप्लान की वीडियोस है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लिनिकल की तरफ लेके जाएगी और वो आपको अप्लाई करना सिखाएगी मेटाबॉलिज्म्स को। तो जब तक आपकी मेटाबॉलिज्म्स पे ग्रिप नहीं होती तब तक कैप्लान की वीडियोस देखने का फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से वो सेंड अप के लिए आप लोग संभाल के रखें और सेंड अप में कैप्लान की वीडियोस देखिएगा। Then comes to the lipid metabolism. So lipid metabolism थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी कैप्लान की वीडियो बहुत अच्छी है लिपोप्रोटीन पे, वो लाजमी देखनी है। डॉक्टर नजीब की वीडियोस 2 चैप्टर्स में बहुत अच्छी है और डॉक्टर नजीब की वीडियोस आप लोगों ने देखनी है। फिर इसके अलावा आप लोग लिपिड की अगर पढ़ना चाहते हैं तो लिपिन कोड से पढ़ें, लिपिन कोड में ठीक लिखा हुआ है। जो HDL है और लिपोप्रोटीन्स है वो आप लोगों ने हार्पर से लाजमी पढ़नी है, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा वाइवा भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी। कोई ऐसा वाइवा और एमसीक्यूज ऐसा नहीं होता पेपर जिसमें वो लिपोप्रोटीन्स ना पूछें। देन कम्स टू द जेनेटिक्स, जो सबसे ज्यादा तंग करने वाला है। जो जेनेटिक्स है वो बहुत ज्यादा तंग करता है। और जेनेटिक्स कहाँ से करना होता है, लिपिन कोड पे बेस्ट लिखा हुआ है और डॉक्टर नजीब की वीडियोस बेस्ट है। तो लिपिन कोड से करें और डॉक्टर नजीब की वीडियो से करें, जेनेटिक्स अच्छा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी गलती जो जहां करते हैं स्टूडेंट वो होता है बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर कहा जाता है कि वो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, बट उसमें से लास्ट ईयर बहुत पेपर आ चुका है। उसमें से अब पेपर आने लग गया क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से इमर्जिंग फील्ड है। So you have to read the biotechnology chapter as well from genetics because उधर से पेपर आता है। तो उसको आप लोगों ने माइनर सोच के छोड़ नहीं देना, रीड लाजमी करना है। जो इंपॉर्टेंट हमारी गाइडलाइंस है फर्दर उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी आप लोग लिपिन कोड से करें, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसकी डिजीजेस अच्छे से करना बिकॉज इसकी डिजीजेस हमेशा हमेशा एमसीक्यूज आएगी और हमेशा इसकी डिजीजेस में से एससीक्यू आता है और हमेशा इसकी डिजीजेस का वाइवा होता है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है। अब हमने बायोकेमिस्ट्री के ये मेजर टॉपिक सारे डिस्कस कर लिए कि ये कौन सी बुक से किए जाए और कौन सी वीडियोस देखी जाए। अब हम आते हैं माइनर टॉपिक्स की तरफ। माइनर टॉपिक्स यूजुअली बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं।
आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कमेंट में करते जाएं क्वेश्चन आंसर। मैं इसके बायोकेमिस्ट्री के करके फिर बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के आपको जवाब दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करूंगा। अच्छा, अब हम आते हैं माइनर टॉपिक्स की तरफ। तो माइनर टॉपिक में आ जाता है आप लोग का जीआईटी। फिर एंडोक्राइन का सबसे बड़ा मसला आता है कि एंडोक्राइन हम कहाँ से करें। अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी की एंडोक्राइनोलॉजी अच्छी कर ली तो आपकी बायोकेमिस्ट्री की एंडोक्राइन अच्छी हो जाएगी। एंडोक्राइन में से मेजर पोर्शन बहुत ज्यादा चीजें आती है प्रोफ में, तो आप लोगों ने फिजियो की एंडोक्राइन और रिप्रोडक्शन अच्छी तरह करनी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी एंडोक्राइन में इंक्लूडेड होते हैं जब आप बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इस वजह से बायोकेमिस्ट्री की एंडोक्राइन करने के लिए फिजियो की एंडोक्राइन आनी चाहिए। सेकंड चीज, पास्ट पेपर्स अच्छे से करने हैं। और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है वो पेट क्वेश्चन है, आप लोगों को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस आनी चाहिए। ये एंडोक्राइन में से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, या एल्डोस्टेरोन की पूछ लेंगे या ग्लूकोकॉर्टिकोइड की पूछ लेंगे या किसी भी चीज की पूछ सकते हैं। तो ये आपका एंडोक्राइनोलॉजी होगी। फिर उसके बाद जीआईटी वगैरह आपके हर चैप्टर के स्टार्ट में, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में स्टार्ट में डाइटरी के बारे में लिखा होता है, डाइटरी एंड एब्जॉर्प्शन। सो आपको वो वाली सारी चीजें साथ साथ मेटाबॉलिज्म के पढ़ लिया करें, उनको अलहदा करने की जरूरत नहीं होती। वो साथ साथ कर लेंगे, आपका जीआईटी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी आपको फिजियोलॉजी वाला जीआईटी भी फायदा देगा। तो ये ऑलमोस्ट सारी बायोकेमिस्ट्री मैंने बता दी कि बेस्ट सोर्सेज वीडियो के क्या है, डॉक्टर नजीब, निंजा नर्ड, और उसके अलावा अगर देखेंगे कैप्लन की वीडियो सेंडअप्स में। तो ये सारे हो गए बायोकेमिस्ट्री के, हो गए सारे मेन पोस्टेड। आप लोग ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, तो इसमें से उसकी टेंशन ना लें। अगर कोई चीज मिस हो गया तो आप लोग वो वाला पोर्शन दोबारा से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाती है हम फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी का अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से करनी है और उसकी वेटेज क्या है। आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन है तो वो लिख दें, वो मैं नेक्स्ट के साथ आपको आंसर कर देता हूँ। रीनल फिजियोलॉजी, सबसे पहले रीनल फिजियोलॉजी आती है। रीनल फिजियोलॉजी काफी एक्सटेंसिव होती है, तो आप लोगों ने वो किस तरह करनी है। आप लोगों ने रीनल फिजियोलॉजी गाइटन से करनी है, और फिर दोस्त पे उतनी अच्छी नहीं लिखी हुई तो फिर दोस्त से करने का कोई फायदा नहीं। इसके आप नोट्स बना लें। वीडियोस अगर मुझसे पूछेंगे तो रिकमेंडेड तो डॉक्टर नजीब की वीडियोस अच्छी हैं, वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेन एक टॉपिक मिस किया जाता है रीनल में, जो कि आप लोगों ने कभी भी मिस नहीं करना है, वो होता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में से रिपीटेडली आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, लेकिन हर कोई कहता है कि वो छोड़ दो। वो नहीं छोड़ना, वो आगे फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा, वो आपको पूरी जिंदगी काम आना है। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो 32 चैप्टर है, वो अच्छी तरह करना है। एक चैप्टर रीनल में से जो नहीं करना होता वो पहला चैप्टर नहीं करना होता, उसमें जस्ट 10 टेबल करने होते हैं, हमारी गाइडलाइन पोस्टेड, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नहीं करना होता वो पोटाशियम के रिलेटेड चैप्टर है, उसके जस्ट टेबल्स करने होते हैं पोटाशियम और कैल्शियम के, और वो टेबल्स एससीक्यू एमसीक्यूज हैं, और इस साल के पेपर भी देख सकते हैं और इससे पहले भी देख सकते हैं, वो आ चुके हैं। तो रीनल के लिए बुक गाइटन, और साथ आप इसको खुद शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और इसके पास पेपर्स करें और डॉक्टर नजीब की वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन में पूछा जाता है इसकी हम कौन सी वीडियोस देखें, तो मैं इसमें कोई भी वीडियो रिकमेंड नहीं करूंगा। डॉक्टर नजीब की बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। एंडो आप खुद रीड करके शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, वो वीडियो पे टाइम जाया करने की जगह, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एंडोक्राइनोलॉजी को शॉर्टलिस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप लोग एंडो को रीड करें, और एंडो के जो ब्लू टेबल्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए जिसमें डिजीजेस लिखी हुई है, क्योंकि वो सारी डिजीजेस एससीक्यू है और कंफर्म एससीक्यू वहां से होता है, और एमसीक्यूज है। बाकी जो सारा कुछ लिखा होता है आप वो फिर दोस्त पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर एंडोक्राइनोलॉजी बड़ा टॉपिक है, इसमें आप फिर दोस्त यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके जो ब्लू टेबल्स है वो आप लोगों ने लाजमी लाजमी गाइडेंस से करके जाने हैं, इवन प्रॉफ में भी, बिकॉज जो ब्लू टेबल्स है उसमें से लाजमी एससीक्यू भी आना है, एमसीक्यूज भी उधर से आने हैं। ये आपका एंडोक्राइनोलॉजी होगी। वीडियो में कोई भी इतनी खास रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप लोगों ने देखनी है तो क्लिनिकल देख लें, वो कैप्लान की अगर आपको किसी सीनियर से मिलती है तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज एंडो को जैसे मैंने बताया उसी तरह करें। नेक्स्ट कम टू द सीएनएस, जिसपे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कोई आप लोगों को कहेगा कि वो आप लोग रशीद पढ़ लो, कोई आप लोगों को कोई और बुक सजेशन देगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह सीएनएस करना होता है। सबसे पहले आते हैं मोटर सीएनएस। मोटर सीएनएस करने का बेस्ट तरीका ये है, आप लोग गाइटन में से ना जो पहले 3 चैप्टर है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो पहला चैप्टर है उसको समझना है और साथ बीआरएस से रीड करना है। बीआरएस में वो बहुत छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा होगा, उधर से आपको समझ आ जाएगा।
आपने वो वाला उसकी डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, कोई भी अच्छी अगर मिल जाए आप लोगों को वो वाला पोर्शन आना चाहिए। फिर न्यूरो एनाटमी से ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आपने न्यूरो एनाटमी अगर करनी है तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी होगी, आप देख सकते हैं कि जो न्यूरो एनाटमी है अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके दो मेजर जो चैप्टर है मोटर फिजियोलॉजी के वो काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं। फिर जो आपका आ जाता है चैप्टर सेरिबेलम का और बेसल गैंग्लिया पार्किंसंस डिजीज, ये दो ऐसी डिजीजेस है जिसका हमेशा वाइवा होगा मोटर में से, जिसके प्रैक्टिकल्स भी हैं, जिसके अंदर से एमसीक्यू लाजमी आएगा, जिसके अंदर से एससीक्यू लाजमी आएगा। सेरिबेलम की डिजीजेस और उसकी जो इंडिकेशंस होती है और जो पार्किंसंस डिजीज होती है, फिर ग्लोबस पैलिडस के पुटामेन के डैमेज से जो होती है, ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये सारा कुछ मोटर फिजियोलॉजी में बहुत काम आएगा। ये सारा न्यूरो एनाटमी का एक पूरे चैप्टर में है और सेरिबेलम का पूरा चैप्टर न्यूरो एनाटमी में है। सो न्यूरो एनाटमी को लाइट ना लें बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन आपके सारे सीएनएस के साथ लिंक्ड है। अच्छा, फिर उसके बाद सीएनएस का जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, फिर आता है स्लीप वाला चैप्टर। स्लीप वाला चैप्टर आप गाइडेंस से करें लेकिन उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें। एट द एंड ऑफ द डे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गाइडेंस सारी रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। रीनल आपको गाइडेंस से रिवाइज करनी पड़ती है, वो उधर से करनी है। लेकिन जो आपकी एंडो है उसका मैंने बता दिया कि आप लोगों ने जो ब्लू टेबल्स है वो लाजमी गाइडेंस से रिवाइज करने होते हैं जब प्रोफ वाला दिन हो। बाकी आप लोग बेशक फिर दो से कर सकते हैं। लेकिन जो सीएनएस है ये किसी छोटी बुक में अच्छा नहीं लिखा हुआ, इसके खुद नोट्स बनाए। एट द एंड आप लोगों को खुद पता लगेगा कि इन नोट्स से आपको कितना फायदा हुआ। आप लोग इसके नोट्स बनाए स्लीप वाले चैप्टर के, खास तौर पे उधर से भी बहुत ज्यादा कुछ पूछा जाता है। फिर बाकी जो चैप्टर है ना इनके अलावा हाइपोथैलेमस वाला वो भी न्यूरो एनाटमी से काफी हद तक कवर होगा। इधर से एक बार रीड करें, उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें, इनफ है। बार बार वो वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर एक चैप्टर है जिसमें मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मीडियम मेमोरी। ये सारा कुछ आप लोगों ने करना होता है मोटर में से। अब ये बुक कौन सी सिलेक्ट करनी है, गाइडेंस सिलेक्ट करें। बाकी शॉर्ट बुक्स कब पढ़नी होती है जिसमें फैमिली और रशीद आती है, ये आप लोगों ने तब पढ़नी है जब आपकी गाइडन हो जाएगी। गाइडन के साथ बीआरएस पढ़ें, बीआरएस बहुत अच्छी शॉर्ट बुक है, उसको रिलेट करके पढ़ें, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। आप लोग कॉन्सेप्ट उधर से अपने क्लियर कर सकते हो। बीआरएस ये बुक नहीं है कि आप लोग उसके एससीक्यू करेंगे। बीआरएस से आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो सकते हैं कि आप जब एमसीक्यूज कर रहे होते हो आप एमसीक्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। फिर एमसीक्यूज के लिए जो बुक है गाइडन रिव्यू बुक में से कोई 15 से 20 एमसीक्यूज आ ही जाते हैं। तो गाइडन रिव्यू बुक के एमसीक्यूज लाजमी करें बिकॉज ये सारे इस तरह के एमसीक्यूज उसमें हैं जो कि प्रोफ में कॉपी पेस्ट इस साल भी आए हुए थे, पहले भी आते रहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट और रिकमेंडेड बुक है। नेक्स्ट कम टू द सेंसरी पोर्शन ऑफ द सीएनएस। सो सेंसरी पोर्शन में कुछ चीजें हैं पहले 3 चैप्टर में जो करनी होती है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले 3 चैप्टर्स आप लोगों ने कर लेने शॉर्ट लिस्ट खुद, आप लोगों ने उसके नोट्स बना लेने। पहले 3 चैप्टर प्रॉफ में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा और वो इतने अजीब लिखे हुए हैं गाइडन पे कि आप लोग उसमें काफी तंग होंगे। इसलिए उसको एक ही बारी रीड करें, एक ही बारी उसके शॉर्ट लिस्ट करें, जो लाइंस काटनी है उनको काट दें, गाइडलाइंस फॉलो करें। एक बारी आपका वो हो गया, फिर उसके बाद एक आता है एनाल्जेसिक वाला चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर होगा सेंसरी का, इसमें से वाइवा भी होता है, इसमें से एससीक्यू भी आता है, इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं। वो वाला चैप्टर आपने सारा अच्छी तरह करना है। वो सेंसरी का सबसे मेजर, वो उसका सेंसरी का हार्ट कह लो है। 4 चैप्टर में से वो चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए। बाकी 3 चैप्टर शॉर्ट लिस्ट करें, वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें असेंडिंग और डिफरेंट डिसेंडिंग ट्रैक्स के बारे में डिस्कशन होगी, वो आप न्यूरो एनाटमी की होगी तो आपको वो आता होगा। तो इसलिए न्यूरो एनाटमी की अपनी वेटेज है जिसका आपको फायदा सीएनएस में काफी होगा। फिर आ जाते हैं स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस एक ऐसा टॉपिक है, इसमें भी आप फिर दोस्त से कर सकते हैं जिसका रट्टा अच्छा है। जिसका रट्टा नहीं अच्छा वो साथ गाइडन भी करेगा। और एक बारी गाइडन मैं मस्ट करता हूँ, एक बारी गाइडन हमेशा रीड करनी चाहिए। गाइडन को रीड करके फिर दोस्त पे नोट कर सकते हैं। आप लोग एट द एंड स्पेशल जो सेंसरी है वो फिर दो से रिवाइज करके जा सकते हैं। बट एक बारी गाइडन रीड करें, उसमें से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो फिर दोस्त पे नहीं लिखे उनको या वहां पे लिखें या खुद शॉर्टलिस्ट कर लें, क्योंकि अब अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूएचएस देता है। आप लोग देख सकते हैं सोमैटो सेंसरी एरिया और डिफरेंट अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुके हैं। तो यूएचएस भी बाकी कॉलेज भी अब कुछ अनइंपॉर्टेंट समटाइम्स दे देते हैं। तो वो आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर लिया होगा तो आपको प्रॉफ में बुक से पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ पास पेपर्स कर लें उसके। फिर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं या फिर 2 से करने की कोशिश करते हैं। जहां से भी करें, याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन इसलिए अच्छा करना है क्योंकि इसका मेजर पोर्शन आपसे पूछा जाएगा बायोकेमिस्ट्री में, एंडोक्राइनोलॉजी में। एंडोक्राइन के जो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज होते हैं वो 3-4 रिप्रोडक्शन में से होते हैं। तो अगर आपकी फिजियो में अच्छा है, क्योंकि फिजियो के बाद बायोकेमिस्ट्री का पेपर होना होता है, अगर आपको फिजियो में ये चीज अच्छी तैयार होगी, बायोकेमिस्ट्री में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि अपनी पूरी फिजियो की एंडोक्राइन रिवाइज करो। आप लोगों की अगर वो फिजियो की अच्छी होगी तो आपको बायोकेमिस्ट्री में कोई मसला नहीं होगा, इसमें से जितना 10 से 15 नंबर का पेपर आना है वो आपको आता होगा। फिर रिप्रोडक्शन कहाँ से कर सकते हैं, इसको एक बारी एटलीस्ट गाइटन से रीड लाजमी दो। जो चीजें फिर दोस्त में नहीं है, जो टॉपिक्स, उनको गाइटन में मार्क करो और वो गाइटन से करके जाने हैं और पास पेपर्स करने हैं, और बाकी फिर दोस्त से रीड कर सकते हैं। लेकिन गाइटन से मस्ट करना है जो कि टॉपिक्स फिर दोस्त पे नहीं लिखे हुए। तो ये रिप्रोडक्शन इस तरह आप लोगों के कवर हो जाएगी अच्छी तरह। और रिप्रोडक्शन, अब आखिरी 2 एडवाइसेज है जो हमेशा याद रखनी है कि एमसीक्यूज बुक, बीआरएस और गाइटन रिव्यू बुक, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है गाइटन रिव्यू बुक की। गाइटन रिव्यू बुक में से एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट आते हैं, आप लोग खुद नोट करेंगे प्रॉफ में, तो इसलिए वो अच्छी तरह करना। उसके अलावा बीआरएस, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर देती है। एंडोक्राइनोलॉजी जब गाइटन से कर लो तो बीआरएस एक बार अपने शौक के लिए जरूर रीड करना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। रिप रीनल भी अच्छी लिखी हुई है, एक बार रीनल भी रीड कर लेना। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे करेगी, वो आपको याद नहीं करवाएगी। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो वो आपके कॉन्सेप्ट को, अगर आपके कॉन्सेप्ट रैंडम से थे ना, वो उसको पॉलिश कर देगी। तो इस वजह से बीआरएस लाजमी करना। और इसके अलावा एंडो में बहुत हेल्प करती है वो, फिर रीनल में बहुत हेल्प करती है, सीएनएस में भी बहुत हेल्प करती है, तो ये उधर से करना है। अब आपके मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ रहा हूँ कि जो आप लोगों ने अभी तक पूछे हैं उसका जवाब देता हूँ, देन मैं एनेटमी की तरफ जाऊंगा और एनेटमी डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी, डिस्टिंक्शन के बारे में और टाइम मैनेजमेंट और सप्ली वालों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कैप्लन की वीडियोस आप लोग सीनियर से ले सकते हैं, खासतौर पे अगर आपको पता हो कि किसी कोई यूएसएमएलई कर रहा है तो आपको उन सीनियर से मिल जाएंगी। अच्छा, कहना यूज जेपी। सो जेपी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट जेपी से आप लोग पेपर नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप लोगों ने पेपर सॉल्व अच्छा करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं तो गाइटन चाहिए। जेपी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि जेपी में और गाइटन की वैल्यूज में आप बहुत जगह पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट हुई है। जो उधर जाके पेपर चेकर्स आते हैं वो आपकी गाइडन फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको गाइडन से करना होता है। वहां पे एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने गाइडन ही मेन बुक रीड की होती है। जेपी में से कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि वहां नहीं कर सकते। जो गाइडन में नहीं है वो जेपी से कर सकते हैं, लेकिन जो चीज गाइडन में है उसकी जो रेफरेंस वैल्यूज है वो गाइडन में नोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्लीप वाला चैप्टर जेपी से नहीं करना, वो आप लोगों ने गाइडन से करना है। ऑल्दो वो जेपी में थोड़ा बेहतर लिखा होगा लेकिन उनकी वैल्यूज में कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ रही हैं, आप लोगों ने वो गाइडन से करना है, गाइडन से आप लोग को वो फायदा देगा। कैप्लान की कौन सी, कैप्लान की जो मेन रिकमेंडेड वीडियोस मैं बताऊंगा वो बायोकेमिस्ट्री के लिए करना, वो भी सेंडअप्स में। सिर्फ सेंडअप से पहले करने की जरूरत नहीं है, सेंडअप्स की प्रिपरेशन में करना। वो छोटी छोटी वीडियोस होंगी, 8 से 10 मिनट की होती है हर टॉपिक पे, तो आप वो वाली अच्छी तरह कर लेना। कोई आपको एक आध दिन लगेगा वो अच्छी तरह करना। उसकी रीजन ये है, वो आपने अगर पहले रीड किया होगा ना तो वो वीडियोस देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट को वो राइट डायरेक्शन देगा, आपको क्लिनिकली हेल्प करेगा कि उसको अप्लाई किस तरह करना है। तो कैप्लान की वीडियोस इस तरह हेल्प करती हैं। अच्छा, फिजियो के सिनेरियो किस तरह होते हैं, फिजियोलॉजी के सिनेरियो याद रखें। एक तो पहले तो एक जो कॉमन चीज है कि पास पेपर से लाजमी देखा करें। फिर जो मैंने बताया एंडोक्राइन में से सिनेरियो आना है, और सिनेरियो किधर से आना है, उसकी डिजीजेज में से आना है। अब आपको उसकी डिजीजेज का पता होना चाहिए कि ग्रेव्स डिजीज है तो इसकी इंडिकेशंस क्या होगी। ग्रेव्स डिजीज है तो उसका टीएसएच लेवल क्या होगा, टी3 क्या होगा, टी4 क्या होगा। फिर उसके बाद आपसे डायबिटीज में आता है तो आपको पता होना चाहिए इसमें पॉली यूरिया होगा, पॉलीडिस्पिया, ये सारी चीजें होंगी। आपको उधर सारी जो इंडिकेशंस होती है आपने देखना होता है कि इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या हैं। तो जो एंडोक्राइन है उसके तो इस तरह क्लिनिकल होंगे। फिर आ जाते हैं सीएनएस की तरफ। सीएनएस में जो मेजर क्लिनिकल आते हैं वो आते हैं सेरिबेलम में से और पार्किंसंस डिजीज में से। तो सेरिबेलम की आप लोग देखें कि किसमें कौन से ट्रेमर्स होते हैं, किसमें स्टैंड स्टिल ट्रेमर्स है, किसमें आपके पास एस्फिक्सिया हो रहा है, किसमें क्या चीज हो रही है, आपको उनकी इंडिकेशंस पता होंगी कि इसमें ये होता है।
उन्होंने वो सिनेरियो में दी होगी, आपको पता लग जाएगा कि इसको ये इसका ये डैमेज हुआ है, टेंट नी जर्क पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है, गाइडेंस से अच्छी तरह करें। फिर न्यूरो एनाटॉमी में भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं इनके क्लिनिकल्स, वो वहां से लाजमी करना, बेसल गैंग्लिया के भी और सेरिबेलम के भी बहुत ज्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। तो ये इधर से इस तरह होते हैं सिनेरियोज। तो सिनेरियोज हमेशा याद रखना होता है कि जो डिजीजेज है, जो क्लिनिकल एप्लीकेशन वाली चीजें है, उसको इस सिनेरियो से पढ़ना होता है कि इसमें डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या बताए हुए हैं। उसमें उन्होंने हमेशा बताया होता है कि ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल एक आपने देखना होता है कि रेनिन कौन से हार्मोन की ज्यादा होगा तो रेनिन की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, रेनिन इनहिबिट हो रहा है। तो आप लोगों ने देखना होता है इस तरह की जो सेक्शंस होती है और जो टेबल्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज और सिनेरियोज पूछे जाते हैं। हाँ जी, जो एंडो मैंने पीछे भी बताया, बायोकेमिस्ट्री की जो है वो फिजियोलॉजी में से करनी है, फिजियो की सारी करें। और एंडो आप लोगों ने जो बायोकेमिस्ट्री में वो किस तरह करनी होती है, आप लोगों ने उसके पास पेपर्स, और आप एक ना देखते हैं टेबल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस का, जिसमें एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस हो रही है, सेक्स हार्मोन सिंथेसिस हो रही है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस हो रही है। और आप फिजियो में सोचते हैं ये करने का कोई फायदा नहीं, जबकि बायोकेमिस्ट्री में एससीक्यू ही वो आता है। वो बहुत ज्यादा एससीक्यू वाला क्वेश्चन है, आपको उसके सारे एंजाइम्स आने चाहिए, आप वो फिजियो में एक बार तैयार कर लें। वो आपको एससीक्यू में हमेशा हेल्प करेगा बायोकेमिस्ट्री में, पीछे रिपीटेडली प्रॉफ में वो पूछा जा चुका है। इस वजह से वो उसकी सिंथेसिस आप लोग फिजियो में कर लें या बायोकेमिस्ट्री में अलहदा से करनी है वहां कर लें, करनी तो आप लोगों को पढ़नी है क्योंकि वो आता है क्वेश्चन है, उसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और एंडो के लिए यही मेन चीज है। और हार्पर में से एक दो टेबल्स हैं, जो जस्ट वो दो टेबल्स एक बार रीड कर लें इनफ होगा, बाकी सब कुछ इसी में से आता है। अच्छा, फिजियो के मेजर्स कहाँ से करने हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसके बाद वीडियो वापस लग जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं, इसको यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग कभी भी देख सकें। तो उसमें फिजियो के मैं बता रहा हूँ मेन गाइटन फॉलो करें, गाइटन को एटलीस्ट एक बार रीड लाजमी दें। फिर दोस्त में से आप लोग कर सकते हैं, फिर दोस्त प्रोफ में बहुत काम आएंगी, आपको एंडो में भी काम आएगी, लेकिन एंडो के सिनेरियोज आप तब भी कर सकते हैं जब आप गाइटन की डिजीजेस पढ़ेंगे। आपको डिजीजेस गाइटन से करनी है, मैं इतनी बारी फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे वो भी फिर दोस्त से कर जाते हैं और उनको सिनेरियो नहीं करना आ रहा होता। इसी तरह मोटर में जो मैं बता रहा हूँ कि मोटर आप लोगों को गाइडेंस ही करना पड़ेगा, वो शॉर्ट बुक्स आपके सिर्फ एससीक्यू कवर करेगी, आपके एमसीक्यू नहीं कवर करेगी, इसलिए बेस्ट तरीका है शॉर्ट लिस्टिंग। और उसके अलावा जो अब रह गया रीनल, रीनल भी गाइडेंस से करना पड़ेगा और वो बहुत जल्दी हो जाता है गाइडेंस से, उसका कोई इतना ज्यादा मसला नहीं होता। बाकी जीआईटी और रिप्रोडक्शन फिर दोस्त से कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है उसको एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लें फिर दोस्त पे, ताकि प्रॉफ में आपको बार बार गाइडेंस पढ़ने का जरूरत ना पड़े। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एनेटमी की तरफ, एनेटमी किस तरह करनी है और वन बाय वन मैं बताता हूँ कि कहाँ से करें और कैसे करें। सबसे पहले एब्डोमेन, एब्डोमेन का सबसे जो बड़ा मसला आता है, इसका एब्डोमेन पोर्शन बीडी में सही लिखा हुआ है बट इसका पेल्विस पोर्शन बीडी में बहुत अजीब लिखा हुआ है। आपने इसके एब्डोमेन कहाँ से करनी है, किसी भी बुक से कर सकते हैं, बीडी से भी कर सकते हैं, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वो पढ़ा किस तरह हुआ है। इसमें ये जरूरी नहीं फर्स्ट ईयर की तरह के KLM लाजमी साथ करनी है। बीडी में से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों ने इसका याद रखना है कि इसके क्लिनिकल सारे करने पड़ते हैं, कोई ऐसा क्लिनिकल नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेम्ड क्लिनिकल्स है वो वैसे ही हाई यील्ड होते हैं, उनको बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा भी क्लिनिकल्स आप लोग को अब आइडिया हो गया होगा। एब्डोमेन में सबसे पहले दो चैप्टर जिसने अच्छे कर लिए उसको एब्डोमेन में से मोस्ट ऑफ द टाइम एससीक्यू वहां से आता है, पहले दो चैप्टर में से। पहले दो चैप्टर में से कुछ नहीं छोड़ना, पेरिटोनियम के रिलेटेड और मेन जो एब्डोमेन का पोर्शन है वो पहले दो चैप्टर है। बाकी आप लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। स्टमक के रिलेटेड जब जाएंगे, स्टमक बेड वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग अपने नोट्स लाजमी बनाएं। सेकेंड ईयर में एनाटमी बहुत एक्सटेंसिव है, इसके अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो एट द एंड आपको काफी ज्यादा मुश्किल होगी, और ये आप लोग देखेंगे कि ये बहुत रैंडम है, इसलिए इसके नोट्स बनाते जाना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम इसके पेल्विस पोर्शन, वो कहाँ से करना है। पेल्विस पोर्शन अगर तो आप बीडी से कर सकते हैं कर लें, बट उसके लिए स्नेल है वो अच्छी लिखी हुई है। एब्डोमेन याद रखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, इसकी एटलस करनी है, नेटर एटलस। जिसने नेटर एटलस कर ली उसको एब्डोमेन पेल्विस अच्छा आता होगा। और क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आपको जब तक पोजीशनिंग ऑर्गन की नहीं पता होती कि ये ऑर्गन किस तरह हमारे एब्डोमेन में फिट है, ये लिवर के पीछे क्या है, आप एक बार अच्छी तरह नेटर एटलस कर लेंगे तो आपको सारे रिलेशन आते होंगे कि इसके इंटीरियर क्या रिलेशन है, इसका पोस्टीरियर क्या रिलेशन है।
इसका सुपीरियर क्या रिलेशन है। इस वजह से एक बार कर लें, रिलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप लोगों को रिलेशंस वैसे ही आते होंगे, जो पास्ट प्रॉफ में आ चुके हैं वो रिलेशंस कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पेल्विस की तरफ। पेल्विस में पेरिनियम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। डीप प्रीनियल पाउच और सुपरफिशियल प्रीनियल पाउच, ये सारा कुछ अच्छी तरह आना चाहिए। और एनल कनाल वाला और रेक्टम वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों ने सारी शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है। लिगामेंट्स के नेम इनफ होते हैं, इतनी डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं होती। वेसल्स के नेम इनफ होते हैं, ज्यादा डिटेल्स सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों की याद की जाती है। बाकी आप लोगों को मैंने बताया कि इसके लिए मैक्सिमम नेटेड एटलस। अब आता है एमसीक्यूज पोर्शन में मसला होता है। एमसीक्यूज पोर्शन में वो बुक बताऊंगा जिसमें से प्रॉफ में वाकई एमसीक्यूज आप देखेंगे आएगा, वो है बीआरएस। बीआरएस ऐसी बुक है एनेटमी के लिए जिसमें से बहुत से एमसीक्यूज आएंगे। आप देखेंगे उसमें एनेटमी के एम्ब्रियो के तो पेट एमसीक्यूज आ रहे होंगे, उसके अलावा एब्डोमेन पेल्विस के भी उधर से आते हैं, उसके अलावा हेड एंड नेक के भी उधर से आते हैं। तो वो बीआरएस आप लोगों ने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करनी एनेटमी के एमसीक्यूज के केस में। उसके एमसीक्यूज थोड़े ही दिए हुए, ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम हेड एंड नेक के 60 to 70 होंगे, बट आप जब रीड करेंगे आपको पता लगेगा वो सम क्वालिटी एमसीक्यूज हैं। उसके अलावा यूएचएस के जो है पास एमसीक्यूज आपको डिफरेंट सर्कुलेट होते हुए मिल जाते हैं, वो कर लें सॉल्व। किसी बुक में ऑथेंटिक एमसीक्यूज नहीं होते। आप लोग कोई भी बुक ले लेंगे वो सब ने वो कॉपी पेस्ट करके डाले होते हैं। कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है कि इसमें पास एमसीक्यूज है, सारी बस अपना बिजनेस चला रहे होते हैं और उसमें कोई ऑथेंटिक एमसीक्यूज नहीं मिल रहे होते। आपको सर्कुलेट करते हुए मिल जाएंगे, सेकंड ईयर के हम पोस्ट भी कर देंगे, वो आप लोग उधर से करें, वो इनफ होते हैं। साथ बीआरएस से करें, आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके अलावा जो एमसीक्यूज देखने, उसके अलावा आ जाते हैं हम हेड एंड नेक की तरफ। हेड एंड नेक पूछा जाता है कि बहुत मुश्किल है, जबकि हेड एंड नेक एब्डोमेन और पेल्विस से ज्यादा आसान है। उसकी रीजन क्या है? एब्डोमेन पेल्विस लेंथी है। हेड एंड नेक में जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, बच्चे हेड एंड नेक नेटेड एटलस के बगैर पढ़ने लग जाते हैं। वो खुद सोचते हैं कि ये इधर से चीज गुजर जाएगी, ये उधर से गुजर जाएगी। जब तक नेटेड एटलस नहीं यूज करेंगे हेड एंड नेक नहीं होगी, बिकॉज ये हेड एंड नेक है बहुत छोटा सा पोर्शन, इसमें हर चीज बहुत प्रिसाइजली गुजर रही है। आप जब देखते हो ना, ऑब्जर्व करते हो, आपको समझ आता है कि ये चीज वाकई किस तरह गुजर रही है। जितना अच्छा आपको स्कल आता होगा उतना अच्छी आपको हेड एंड नेक आती होगी, इसलिए स्कल को निगलेक्ट नहीं करना। वेडन कायरा की बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आप वो देखें। और उसके बाद वेडन कायरा की वीडियोस के बाद आपको आइडिया होगा कि कौन सा फोरामेन है। फिर आप सारे फोरामेन्स को देखें कि इस फोरामेन से क्या पास कर रहा है, क्या नहीं पास कर रहा। जब आपको सारे फोरामेन्स और हर चीज आ जाएगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वेसल कैसे पास कर रही है, कौन सी नर्व कैसे पास कर रही है। एक और जो हेड एंड नेक में मैं आपको को बता दूं, 3 से 4 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो आपको पूरे हेड एंड नेक पूरी बुक पढ़ लेंगे सेकंड ईयर की, प्रॉफ में बैठे होंगे, 3 से 4 ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपको लगेगा कि हमने कभी पढ़े नहीं और आए नहीं। वो मैं बताता हूँ किधर से आते हैं। वो आते हैं जो क्रेनियल नर्व्स हैं उधर से, और वो कहाँ से उसके क्लिनिकल से आते हैं, और वो कहाँ से करनी होती है, बीडी ब्रेन से। BD4 है वो, बीडी ब्रेन, उधर से आते हैं क्रेनियल नर्व के जो क्लिनिकल्स है। हाइपो एक्यूसिस किस नर्व की डैमेज से होगा, हाइपर एक्यूसिस किस नर्व की डैमेज से होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स किस नर्व की डैमेज से होंगे, उधर ये क्लिनिकल्स लिखे हुए हैं। वो क्लिनिकल्स बीडी ब्रेन से अच्छी तरह करने हैं, उन क्लिनिकल्स को छोड़ के कोई ना जाए। उधर से 3 से 4 एमसीक्यूज कंफर्म है कि आने हैं। आप लोग हर पेपर में देखोगे उधर से एमसीक्यूज आएंगे और पता नहीं होता किसी को कि ये कहाँ से आए थे। ये बीडी ब्रेन की क्रेनियल नर्व से आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हेड एंड नेक किस तरह करनी है। हेड एंड नेक में मैंने बता दिया, नेटेड एटलस तो बहुत अच्छे से करनी होती है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो आखिरी चैप्टर्स है ना, टंग वाला, फेरेंक्स वाला, लेरेंक्स वाला, फेरेंक्स लेरेंक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी ये 3-4 चैप्टर इस तरह के हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको शॉर्ट लिस्ट कर लें। इनके साइनसेस, इनमें इनके इंफीरियर कोंका में कौन सा खुलता है, कौन सा साइनस किधर खुलता है, ये सारे एमसीक्यूज है, कंप्लीट एमसीक्यूज है। प्रॉफ में बहुत एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं बीआरएस में से, और जो यूएचएस के सर्कुलेट पेपर कर रहे होंगे ना, वो हमारे ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे। आप लोगों की वीडियोस पड़ी हुई है लास्ट ईयर 5 से 6 सालों के सारे एमसीक्यूज की वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। उसके सारे एमसीक्यूज जो प्रॉफ में आ चुके हैं, वो प्रॉफ के पेपर के सामने ही वो आप लोग को दिखाए गए हैं। और उसके अलावा ये भी बताया गया कि कौन सा एमसीक्यूज किस तरह पूछा जा सकता है अगर ना आए। इस साल उन वीडियोस में से 12 एमसीक्यूज आए थे, तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। वो सारे प्रॉफ के एमसीक्यूज हैं, तो वो आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी एमसीक्यूज की मेजर पोर्शन की। और बीआरएस साथ लाजमी करनी है, अगेन रिपीट। उसके अलावा हेड एंड नेक को शॉर्ट लिस्ट कर लें। हेड एंड नेक में जो गैंग्लियंस है, 4 गैंग्लियंस होंगे पेरिफेरल, उन चारों गैंग्लियंस की शॉर्ट लिस्टिंग लाजमी कर लें।
हेड एंड नेक इज ऑल अबाउट शॉर्ट लिस्टिंग, सेकेंड ईयर एनाटॉमी इज ऑल अबाउट शॉर्ट लिस्टिंग, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग जितनी अच्छी होगी वो उतने अच्छे मार्क्स लेगा। नेक्स्ट आ जाती है बात हमारे पास कि हमने न्यूरो एनाटॉमी किस तरह करनी है। न्यूरो एनाटॉमी की सारी वीडियो हमारे पास हमारे अपलोडेड है चैनल पे कि वो किस तरह करनी है पूरी न्यूरो एनाटॉमी, उसमें हर चीज बताइए, 5 चैप्टर्स उसमें मैं फिर से बता देता हूँ जो आपको, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पेपर आएगा। एक होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट वाला चैप्टर, फिर एक होता है कट सेक्शंस ऑफ मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, और ये वाला चैप्टर ये अच्छी तरह आना चाहिए। फिर आखिरी 3 चैप्टर, एक होता है हमारे पास जो CSF वाला चैप्टर है वो अच्छी तरह, मेनिंजेस वाला चैप्टर, साइनसेस और ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की डायग्राम्स भी आनी चाहिए, सर्कल ऑफ विलस आना चाहिए। फिर एक डायग्राम होगी जिसमें ना ब्रेन बना होगा और उन्होंने बताया होगा कि ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी करती है, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल करती है और ये मिडल सेरिब्रल करती है। ये सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये डायग्राम्स आती हैं। ये 5 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपका मेजर न्यूरो का पोर्शन कवर होता है। उसके बाद अब आता है कि 2 चैप्टर ऐसे मैं बताऊंगा जो आपको न्यूरो भी कवर करवाएगी और फिजियो भी, वो है सेरिबेलम वाला चैप्टर, उसके क्लिनिकल सारे लाजमी करने हैं, और बेजल गैंग्लिया वाला चैप्टर। ये छोटे छोटे न्यूरो के चैप्टर है, इसमें इनके क्लिनिकल लाजमी करने हैं क्योंकि क्लिनिकल ही हमारी फिजियोलॉजी में है मेनली। जब आपको ये चैप्टर अच्छे से आते होंगे आपको फिजियो का पूरा एक चैप्टर उधर हो गया। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स आते होंगे आपका सेंसरी में आधा चैप्टर उधर से, सेंसरी में से हो गया फिजियो का। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपस में रिलेटेबल है। तो आप लोगों ने न्यूरो अच्छी करनी है, ये आप लोगों को बहुत फायदा देगी। एक है अपर मोटर न्यूरल लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरल लीजन। ये आपने डॉक्टर नजीब की वीडियो लाजमी सुननी है, ये बहुत अच्छी वीडियो दी हुई है। इसमें से आपकी ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये आपका वाइवा है। वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अपर मोटर न्यूरल और लोअर मोटर न्यूरल लीजन, ये कहीं पे अच्छा नहीं लिखा हुआ। डॉक्टर नजीब की वीडियोस अच्छी हैं, वो लाजमी सुन लेना, उसके बाद आपको ये बहुत फायदा देगा। वाइवा प्रैक्टिकल हर जगह पे। फिर उसके अलावा न्यूरो एनाटॉमी में जो मैंने ये 5 चैप्टर बताए हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उधर न्यूरो का पेपर आ रहा होता है। 2 उसके अलावा जो चैप्टर बताया वो आपका मोटर पोर्शन कवर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास होगी न्यूरो एनाटॉमी। अब आ जाते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करना है, तो एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे और एससीक्यू भी सॉल्व होंगे। एम्ब्रियो के जो हमारे पास है ना क्लिनिकल, सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल्स आप लोगों ने सारे करने हैं। क्लिनिकल्स करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो किस तरह होता है, आप लोग ना क्लिनिकल्स जब रीड कर रहे होंगे, आपने ना जो बोल्ड लफ्ज किए होते हैं वो वाला क्लिनिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो बोल्ड किया होता है ना लफ्ज, उसको सर्कल कर लें। सर्कल करने के बाद आपको कोई लग रहा है ना कि ये क्लिनिकल, ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, उसको अंडरलाइन कर लें। जो आई, ईयर, इवन उनके क्लिनिकल्स ए फेकिया डिफरेंट क्लिनिकल्स आए हुए हैं, इसलिए क्लिनिकल सेकंड ईयर में एम्ब्रियो में छोड़ने का कोई चांस ही नहीं होता। आप लोगों ने बेस्ट तरीका ये होता है कि जो चीजें उसमें इररेलेवेंट लिखी होती है ना उसको काटते जाएं, जो आपको लगता है कि ये एमसीक्यूज है उसको सर्कल करके लिख देंगे ये एमसीक्यूज है। इस तरह आपके पास एट द एंड एमसीक्यूज इतने अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं कि आपको कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो केएलएम से नहीं आता होगा। सेकंड एमसीक्यूज प्रिपरेशन टिप फॉर एम्ब्रियो वो है कि बीआरएस एम्ब्रियो अलहदा बुक है, उसके एमसीक्यूज करें। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज बीआरएस एम्ब्रियो में से आए होते हैं। थर्ड टिप, पास के पेपर्स के जो एमसीक्यूज मैं बता रहा हूँ इधर पोस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो पास पेपर मैं ढूंढ के कर दूंगा पोस्ट। वो तब ही करना जब प्रोफ आएगा, अभी करने का कोई फायदा नहीं होता। अभी करेंगे कोई फायदा नहीं, वो हमेशा तभी फायदा होता है जब आप प्रोफ के दिनों में करते हैं। तो वो आप लोगों ने वो जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज है वो प्रोफ के दिनों में करने हैं। अगर एमसीक्यूज की वीडियो सारी अवेलेबल है, आप वो देखेंगे, आपके ऑलमोस्ट 100 टू इसके राउंड अबाउट एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, और वो सारे प्रोफ के ही एमसीक्यूज है, वो मैंने पोस्ट पेपर से ही निकाल के किए थे। ये सारे हो गए एमसीक्यूज, ये 3 करेंगे आपके एम्ब्रियो के सारे एमसीक्यूज ठीक होंगे। अब आ जाते हैं एम्ब्रियो के एससीक्यू। एससीक्यू अब आने लग गया क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स हमेशा किस तरह सॉल्व करना होता है, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है हमेशा पहले उन पर फोकस करें। मैंने बताया सारे क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, बट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एससीक्यू। एससीक्यू में जैसे रेस्पिरेशन का है तो उसमें 1-2 कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्कुलेशन में आएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फिर जब आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन की होगी ना, इन केस वर्स्ट सिनेरियो पॉसिबल कि अगर कोई आ जाता है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा। लेकिन जो एससीक्यू है वो मेजर क्लिनिकल से आता है, एमसीक्यू सारे क्लिनिकल से आते हैं। और एम्ब्रियो की वीडियोस, सेकंड ईयर एम्ब्रियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसकी वीडियोस कौन सी देखें। इसकी वीडियोस है डॉक्टर विजया की वीडियोस, डॉक्टर विजया की काफी अच्छी वीडियोस है।
फिर मैंने सुना निंजा नर्ड की वीडियो, जो मैंने पर्सनली कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, लेकिन डॉक्टर विजया की काफी पुरानी वीडियोस है, आप लोग देख सकते हैं, तो वो पहले देखी जाती होती थी। फिर सेल्फलेस मेडिकोस की वीडियोस आजकल आप लोग देख सकते हैं, वो भी बेहतर है। तो ये एम्ब्रियो की वीडियोस है जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके अलावा ये 3 चैनल्स जो है जहां पे आप लोग देख सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए अगेन बता दिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज हमारे अपने चैनल पे भी अपलोडेड है, तो वो पास प्रूफ के सिर्फ एमसीक्यूज है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी एम्ब्रियो। अब ये 4 चीजें हमारी एनाटॉमी की कवर होगी। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम लास्ट जो चीज है हिस्टोलॉजी, जिसपे बहुत मसला हो रहा होता है। हिस्टोलॉजी करने का जो बेस्ट तरीका है, आप जब लाइक हुसैन लेके बैठोगे तो आप लोग से नहीं होगी। उसका बेस्ट तरीका है लाइक हुसैन में से जीआईटी लाजमी कर लेना। जीआईटी में से डायग्राम के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और जीआईटी में से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो उसके अलावा मेजर मेजर चीजें हैं वो लाइक से करें, बाकी आप लोग फिर दोस्त अलोंग विद डायग्राम्स, डायग्राम्स को फिंगर टिप्स पे करें। फर्स्ट ईयर में भी आपको पता है कि डायग्राम्स हेल्प करवाती है। अगर डिस्टिंक्शन किसी की रहती है तो वो उसकी इसी वजह से रहती है कि वो हिस्टो में डायग्राम नहीं अच्छी करता, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा कर जाता है, हिस्टो में आके वो निगलेक्ट कर जाता है। आप लोगों के पास टाइम है, फिर दोस्त करें, फिर दोस्त के साथ रखें डायग्राम को। ऐसे कभी फायदा नहीं होगा कि फिर दो से लैदा पढ़ लिया और डायग्राम में लैदा, नहीं, दोनों को साइड बाय साइड रखें, दोनों को कंपेयर करें, दोनों को पढ़ें। जीआईटी किस तरह पढ़नी है, वो लाइक हुसैन से पढ़नी है। उसके अलावा जो मेजर मेजर क्वेश्चंस है वो आप लोग देख सकते हैं, जैसे जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस है, वो लाजमी लाइक हुसैन से करना है। तो गाइडलाइन पोस्टेड है हिस्टोलॉजी की, जो मेजर मेजर है वो लाइक हुसैन से कर लें, उनको शॉर्टलिस्ट कर ले, फिर दोस्त पे प्रॉफ में टाइम नहीं मिलेगा, आप लोगों को प्रॉफ में टाइम नहीं मिलता कि लाइक हुसैन सारी पढ़ें, तो वो इस तरह बेस्ट हो जाता है आप लोग की एनेटमी का हिस्टोलॉजी। अब ये सारी एनेटमी, सारी फिजियो, सारी बायोकेमिस्ट्री इधर तक कवर हो गई है। अब जो क्वेश्चन इनके रिलेटेड है वो बताएं। देन मैं आता हूँ कुछ बच्चों के जो पहले क्वेश्चंस थे कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हमारे डिस्टिंक्शन नहीं आती या हमारे मार्क्स नहीं आते, तो उसकी रीजन क्या है। फिर मैं टाइम मैनेजमेंट का बताऊंगा कि अब टाइम कैसे मैनेज करें, प्रॉफ में क्या करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, तो आप लोग डिस्टिंक्शन भी ले सकते हो। और एक बात याद रखना, डिस्टिंक्शन को सर पे सवार नहीं कभी करना, आती है आ जाए, नहीं आती आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज एट द एंड मैटर कर रहा होता है। फिर सप्ली वालों के लिए बिल्कुल एंड पे बताया जाएगा सब कुछ कि वो किस तरह दोनों चीजों को लेके चले। अब पहले मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स देख लूं जो आप लोगों ने पूछे है। अच्छा, स्कल रिलेटेड वीडियोस, वेरन कायरा की वीडियो है, आप लिखें कि आपने जिसकी जो सी वीडियो देखनी है, नॉर्मा बेजेलस, नॉर्मा ऑक्सीपिटैलस, आप नेम लिखें, जो चैनल वेरन कायरा के नाम से है ना उसकी वीडियोस देखें, वो बहुत अच्छी वेरन कायरा की वीडियोस होती हैं बोन्स पे, बेस्ट वीडियोस होती है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। उधर से स्कल करें अच्छी तरह, एक बार जब स्कल का आइडिया अच्छा हो जाए उसके बाद आप लोग फिर देखें कि उनके फोरामेंस में से क्या क्या पास करते हैं। जब वो आइडिया हो जाएगा तो आपको बहुत सी चीजें खुद ब खुद आगे आती जाएंगी। अच्छा, कोई भी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो एक वेबसाइट में बताने लगा हूं जिधर सब कुछ मिल जाएगा, वो है pdfdrive.net, pdfdrive.net, ये लिखें, इसमें सारी बुक के पीडीएफ मिल जाते हैं। कोई भी बुक का नाम सर्च करें आपका पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, क्रेनियल नर्व को बहुत पूछा जाता है कौन सी बुक से करनी है। क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई है वो आप लोग कर सकते हैं स्नेल्स न्यूरोएनाटमी में से। क्रेनियल नर्व के क्लिनिकल्स करने हैं ब्रेन बीडी में से, सारे क्लिनिकल्स ब्रेन बीडी में से करने होते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है, उसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं, लाजमी आते हैं। हेड एंड नेक में आप लोग कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, बीडी से भी करेंगे तो हो जाएगी। सेकंड ईयर में इतना कोई मसला नहीं है कि बीडी करनी है केएलएम करनी है। सेकंड ईयर में मसला यह है कि आप जो भी बुक करो उसको अच्छा करो कि वो रिटेन रहे। मार्क्स दोनों से आ जाते हैं, डिस्टिंक्शन दोनों से आ जाती है, बीडी ज्यादातर फॉलो की जाती है। इसकी वीडियोस, इस तरह की वीडियोस अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, बट आप लोगों को कोई इंटरनेट पे वीडियोस मिलती है तो देख लें। बट ये वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहले 2 चैप्टर मैं बता रहा हूँ कि उसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है, तो ये आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा रीड लाजमी करें। ये वैसे ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहले 2 चैप्टर फिर भी रिस्क नहीं लेना, एब्डोमेन और पेल्विस के हो जाएंगे। अब ये आप लोग के क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आऊंगा कि स्मार्ट स्टडी, चले और क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ।
जो आप बीडी खोलें, पहले जो चैप्टर है, एक तो पेरिटोनियम वाला चैप्टर होगा, और जिसमें पेरिटोनियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक चैप्टर वो है जिसमें डिवाइड किया हुआ है कि ये हाइपोगैस्ट्रियम होगा, एपिगैस्ट्रियम, और इग्वाइनल किनाल, इग्वाइनल हर्निया, जो ये सारी चीजें है, रेक्टस, एक्सटर्नल रेक्टस, जो सारे ये रेक्टाइल मसल्स होंगे, एब्डोमेन के जो मसल थे, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ये सारी जो सारी चीजें हैं वो उधर जो लिखी हैं वो करने हैं। तो ये पहले दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इग्वाइनल कनाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्वाइनल हर्निया, स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इसके अलावा पेल्विस में प्रीनियम और एनल कनाल, ये चार चैप्टर तो आपको हिफ्स होने चाहिए ना। इन चार चैप्टर में से बहुत ज्यादा कुछ आने वाला होता है, बाकी सारे भी करने हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि वो छोड़ देना है। जो चीजें मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी करनी है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उसमें से मेजर चीजें आनी होती है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे हमेशा, आगे भी बताऊंगा कि हमेशा किन के ज्यादा नंबर आते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन चीजों को रखते हैं जो हाई यील्ड है, उनको अच्छा करें, उनको इतना अच्छा करें कि, क्योंकि उनमें से ही वाइवा हो रहा होता है, उनमें से जब आपने वाइवा में इम्पैक्ट डालना होता है ना, तो आपने वो चीज बाकियों से बेहतर सुना के आनी होती है। हाँ जी, क्रेनियल नर्व केएलएम से भी कर सकते हैं, बट क्लिनिकल बीडी ब्रेन से करनी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उधर से 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे, वो बीडी ब्रेन से ही करनी है। पेल्विस में से क्या आ सकता है? पेल्विस में पेरिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनुअल कैनाल वाला चैप्टर और रेक्टम वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो फिंगर टिप से होने चाहिए। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर की पेरिटोनियम का भी पूछा जाता है, ये सारी डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं। पहली प्रायोरिटी पे ये दो चैप्टर है, बाकी सेकंड प्रायोरिटी पे बाकी सारे चैप्टर्स होते हैं, तो पहले इनको अच्छी तरह कवर करें, इनको फिंगर टिप्स पे करें, फिर बाकी चैप्टर्स की तरफ आ जाए। ग्रेज एनाटमी का इतना अंदाजा नहीं, बट उधर से डायग्राम बहुत अच्छी बनी हुई है, डायग्राम्स ग्रेज से जरूर देख सकते हैं, उधर काफी क्लियर डायग्राम्स हैं। डायग्रामेटिकली अगर देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। अब स्टूडेंट ग्रेज, बिग ग्रेज अगर कर लेते हैं तो वो तो अच्छी लिखी हुई है, बट अगर डायग्राम्स उधर से देख के आप बीडी भी करते हैं तो इनफ हो जाता है। चलिए, अब मैं इस तरफ आने लगा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं और नंबर नहीं आते, कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं और नंबर आ जाते हैं। सबसे पहले तो पहले ये क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, फिर इसी को मैं आगे लेके चलूंगा। सम स्टूडेंट डू वेल इन वाइवा बट डोंट गेट गुड मार्क्स इन रिटन। रिटन का तरीका होता है कि किस तरह आपने प्रेजेंट करना है। आपके सामने एग्जामिनर बैठा नहीं हुआ, एग्जामिनर को आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पता, आपके पेपर में जो लैंग्वेज एग्जामिनर ने वो पढ़नी है। हमेशा वाइवा में अगर अच्छे रिटन में अच्छे मार्क्स लेने हैं ना, तो 3 पॉइंट्स का हमेशा ख्याल रखना है। पहला पॉइंट ये कि टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कभी भी बोंगिया नहीं छोड़नी कि मैंने मतलब मैं पैराग्राफ लिख दूं कि मैट्रिक वाला हिसाब होगा कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे, कभी मार्क्स नहीं आएंगे। हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिख के आना है। सेकंड चीज, आंसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कभी गलत नहीं लिख के आना, और उसमें हमेशा हाईलाइट करना है। हमेशा हाईलाइटेड फॉर्म में लिखें। हाईलाइटेड फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई क्लिनिकल सिनेरियो है, आपका आंसर उसका 5 लाइनों का है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 या 3 वर्ड्स। आप उन 2-3 वर्ड्स को मार्कर से लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर ने आपकी 5 लाइंस नहीं पढ़नी, आपका वो वर्ड पढ़ना है। तो हमेशा जो वर्ड प्रोमिनेंट करे, एक तो ये याद रखना कि प्रोमिनेंट वर्ड गलत ना कभी लिखना, और हमेशा प्रोमिनेंट करके लिखना, हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना, हम कभी भी पैराग्राफिंग नहीं करनी। ये 3-4 पॉइंट्स हमेशा रिटर्न में ध्यान रखना। शीट्स का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पैराग्राफिंग नहीं करनी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी इस तरह नहीं करना कि मैं पेपर में बहुत ज्यादा इरेलीवेंट लिख दूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। जितना रेलिवेंट, जितना प्रिसाइज, उतने ज्यादा मार्क्स। फिर आ जाता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज प्रैक्टिस मैंने बता दी थी, मैं फिर से बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से करनी है, वो आप लोग सुन लें। सबसे पहले बुक्स में अगर आए तो बुक्स में फिजियोलॉजी के लिए गाइटन रिव्यू बुक फर्स्ट प्रायोरिटी बुक, देन बीआरएस से देख सकते हैं, लेकिन गाइटन रिव्यू काफी अच्छा करेगी। फिर आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बीआरएस से कर सकते हैं, बट बायोकेमिस्ट्री का कोई पता नहीं लगता, तो लिपिन कोट अगर अच्छी पढ़ी होगी तो आपको एमसीक्यूज आते होंगे। फिर आ जाते हैं एनाटमी। एनाटमी बीआरएस ग्रोस एनाटमी रहता है, बीआरएस एम्ब्रियो रहता है, बीआरएस हिस्टो रहता है। इन तीनों के पीडीएफ डाउनलोड करें पीडीएफ ड्राइव.नेट से, और उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आ जाते हैं प्रोफ एमसीक्यूज। जो पास्ट प्रोफ के एमसीक्यूज है वो रिपीटेडली बहुत से पूछे जाते हैं। लाइक लास्ट ईयर सप्ली एग्जाम्स की के लिए एमसीक्यूज की वीडियोस मैंने बनाई, उसमें 12 एमसीक्यूज आए थे। उसकी रीजन क्या थी? पास्ट एमसीक्यूज बहुत रिपीट होते हैं सेकंड ईयर में। वो वीडियोस आप देख सकते हैं, आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा जब प्रोफ में बैठेंगे कि हाँ इसमें से एमसीक्यूज आए हुए हैं। क्योंकि पास्ट प्रोफ के जो एमसीक्यूज होते हैं, बहुत सा कंटेंट होता है कि डाटा पहले का पड़ा होगा वो बार बार यूज करते हैं,
क्योंकि उसमें इतनी चेंजेस नहीं आई होती। उसके अलावा अभी पास प्रो 4 मिलते हैं तो आई विल पोस्ट। और उसके अलावा अच्छे मार्क्स लेने में एमसीक्यूज का मेजर रोल होता है। सारे बच्चे फोकस कर लेते हैं एससीक्यूज पे, सिर्फ पास पेपर रट्टा मार लिया और चले गए। एमसीक्यूज हमेशा वो बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है, जिसने बड़ी बुक अच्छी पढ़ी हुई है, लेकिन उसने साथ छोटी कॉन्सेप्चुअल बुक भी पढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं बीआरएस बार बार कहता हूँ क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत फाइन कर देती है फिजियोलॉजी में। आपके कॉन्सेप्ट जब इतने फाइन हो जाते हैं ना, आपको किसी भी तरह के एमसीक्यूज देंगे आप वो कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब कैन बी मैनेज रिटर्न बट कांट मैनेज वाइवा। अब आ जाते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो रिटर्न बहुत अच्छा करते हैं, वाइवा नहीं अच्छा कर पाते। अब वाइवा की प्रैक्टिस करने के लिए ना वाइवा देना पड़ता है। अब वो किस तरह दें? आप अपने कोई तो दोस्त होगा, एक दोस्त को पकड़ें, उसको जूम पे, आजकल तो फारिग है सारे, जूम पे कॉल करें और उसको ना कोई भी टॉपिक का वाइवा दे, कोई भी टॉपिक का, बेशक अपने सामने बुक रख लें, या आप बता दो कि मुझे ये टॉपिक आता है मेरे से सुनो। उसको वाइवा दें और प्रेजेंट करना सीखें। जब आप वाइवा में, एक तो अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिपेंड करती है कि आप किस तरह टीचर को डिलीवर कर रहे हो। आपका वाइवा का वर्ड हमेशा उस वर्ड पे एंड होना चाहिए जो आपको सबसे अच्छा आता है, क्योंकि टीचर हमेशा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है जो आप जिस पे एंड करते हो। तो हमेशा वाइवा का एंड उस चीज पे करना होता है जो आपको अच्छा आता है। आपको डिलीवर करना आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस तरह करें? अपने दोस्तों से, दोस्तों को वाइवा देने की ट्राई करें। जब आप इस तरह करेंगे ना तो वाइवा में अच्छा होगा। वाइवा में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टीचर्स बार बार पूछ रहे होते हैं, वो क्वेश्चंस रीड करके जाएं, इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों के। क्योंकि देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होने होते हैं। इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर ने कोई न्यू क्वेश्चन तो नहीं ले आने। जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं उनको बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो पूछते हैं, वो फिनाइल कीटोन यूरिया की मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फिनाइल कीटोन यूरिया पूछ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में। आपने देखा कि इंटरनल एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा बारी पूछ लिया हुआ है, आपका वाइवा थोड़ा लेट था। आप फिनाइल कीटोन यूरिया लिपिन से ना सिर्फ करके जाएं, साथ हार्पर से भी पढ़ जाएं। हार्पर में उसकी टाइप्स भी लिखी हुई हैं, वो हार्पर की टाइप्स करें। जब फिनाइल कीटोन यूरिया आप सुनाएंगे तो आप हार्पर वाला सुनाएंगे। अब टीचर को तो पता है कि ये लिपिन वाला है कि हार्पर वाला है। अब वो जो चीज रिपीटेडली पूछ रहा था, आपने हार्पर से सुनाई तो वो सोचेगा कि इसने हार्पर पढ़ी हुई है, वो आपको हार्पर का सोच के नंबर देगा। इस वजह से जो क्वेश्चन टीचर बार बार पूछ रहा है उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट तैयार करके जाएं जो कि टीचर सुनना चाह रहा हो और जो कोई और ना बता रहा हो। तो जब भी आप ये करेंगे तो आप हमेशा टीचर पे इम्पैक्ट डालते हैं। वाइवा हमेशा स्मार्टली देना होता है। उसमें आपसे वो आप देख रहे हो कि वो एनाटॉमी में क्या क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, वो क्वेश्चन इतना अच्छा गूगल से प्रिपेयर कर जाओ, गूगल भी प्रिपेयर करो साथ वीडी भी, कि वो क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लेता है तो आप उसमें इतना कुछ बता सकते हो कि आप बाकियों से डिफरेंशिएट अपने आप को कर लोगे, तो वो आपको बाकियों से ज्यादा नंबर दे देगा। मेटाबॉलिज्म, इसकी सारी मैंने पीछे भी गाइडलाइन दी है, मैंने ये भी बताया कि कौन सी बुक करनी चाहिए। ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, आप लोग तब भी देख सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कौन सा मेटाबॉलिज्म कहाँ से करना है, तो आप लोग को वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यस, सेकेंड ईयर में अगर आप हार्पर नहीं करना चाहते, लिपिन कोट विल परफेक्टली डन द जॉब। बट हार्पर में से कुछ चीजें मैं रिकमेंड फिर भी करूंगा, वो ये है कि एंडो में से दो या तीन टेबल है, एक या दो पेज बनेंगे, वो करने हैं। लिपोप्रोटीन, एचडीएल एक बारी हार्पर से कर लें, और प्रोटीन के एक या दो पेज होंगे टोटल, जो कि मेनली हार्पर से करने हैं, वो गाइडलाइन में पोस्टेड होंगे। बस वो हार्पर से कर लें, बाकी हार्पर ना भी करें, लिपिन कोड कर लें, पास पेपर्स कर लें, तो सारा पेपर इसी में से होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, इसमें आप पीडीएफ एनोटेटर यूज कर लें। अब आ जाता है कि कंसेप्चुअल बुक, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट बुक्स करनी है तो मैं बताता हूं कि आप लोगों ने अगर पढ़ लिया लॉन्ग बुक, फिर शॉर्ट बुक पढ़ने का फायदा है। कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर करने हैं? फिजियो की तरफ, फिजियो के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं गाइटन पढ़ के। बाद में जब गाइटन एक बारी गुजर गई है उसके बाद बीआरएस से कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप लोग कैप्लन की वीडियो से कर सकते हैं, और एनेटमी में आप लोगों को जितना नेटेड एटलस यूज करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं आ जाता हूँ स्मार्ट और हार्ड स्टडी की तरफ। अब दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं जो कि ना पूरा सा डीप लर्निंग की तरफ फोकस करते हैं, वो ना डीपली पढ़ते हैं हर चीजों को।
वो डीपली पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, उनको चीजें बहुत क्लियर होती है, बट उनके मार्क्स नहीं आते। उसकी रीजन पता है क्या होती है कि वो सिर्फ डीप लर्निंग पर फोकस करने की वजह से वो प्रूफ ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते। आपने कभी भी जिंदगी में कामयाब होना है, आपने डीप लर्निंग भी करनी है, आपने प्रूफ ओरिएंटेड स्टडी भी करनी है। कुछ होते हैं जो सिर्फ सुपरफिशियल स्टडी करते हैं और प्रूफ ओरिएंटेड करते हैं और पास हो जाते हैं सिर्फ एंड पे पढ़ के। आप लोगों ने दोनों चीज करनी होती है। जो पूरा साल है, अभी आप लोगों के पास सारा टाइम है, जब तक स्टैंड अप नहीं होते, स्टैंड अप की प्रिपरेशन 40 डेज निकाल लें, उससे पहले पहले आप लोग अच्छी बुक्स पढ़ें, डीप लर्निंग करें, सब कुछ अच्छा करें। वो बड़ी बुक्स पढ़ें, छोटी बुक्स पे फोकस ना करें। जब आपको स्टैंड अप अनाउंस हो जाए और स्टैंड अप से 30 टू 40 डेज पहले अब आपने आ जाना होता है प्रूफ ओरिएंटेड स्टडी पे। आखिरी 3 मंथ हमेशा प्रूफ ओरिएंटेड स्टडी करनी होती है। बाकी स्टार्ट वाले मंथ हमेशा आप लोगों ने वो वाली स्टडी करनी होती है जो आपको कॉन्सेप्चुअल अच्छा करे, जो आपकी डीप लर्निंग अच्छी करे। तो वो करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अब आप लोगों ने सेंड अप से 40 डेज पहले क्या करना है? अब प्रूफ ओरिएंटेड स्टडी, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस निकाल लें, पास पेपर सामने रख लें। डीप स्टडी आप कर चुके हैं, बड़ी बुक्स आप पढ़ चुके हैं, अब इतना डीप वापस करने की जरूरत नहीं है। अब आए लॉन्ग बड़ी बुक्स को शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर दें, शॉर्ट बुक्स में चीजें ऐड करना स्टार्ट कर दें। बड़ी बुक्स में से देखें कि कौन सी चीजें शॉर्ट बुक्स में नहीं है, वो टॉपिक्स टिक करें, वो टॉपिक्स को अच्छी तरह करें। उन जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना लें। ये सारी कुछ चीजें होती है। अब ये सारी क्या कर रही है? आपके सारे कोर्स को चैनलाइज करेगी। आपके सारे कोर्स चैनलाइज होगा। अब जब आप स्टैंड अप देंगे, स्टैंड अप में आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितना अच्छा चैनलाइज किया था। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा चैनलाइज कर लिया था चीजों को। और जो चीज आपकी अच्छी नहीं होती तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज में अभी मैं लैग कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी है, आपने फॉर एग्जाम्पल एंडो और रीनल सारा कुछ बहुत अच्छे से चैनलाइज कर लिया, बट सीएनएस आपने सोचा कि नहीं मैं गाइटन से सिर्फ कर लूंगा तो हो जाएगा। आप प्रो सेंड अप के पेपर में बैठते हैं, आपको एंडो भी आता है, आपको रीनल भी आता है, बट सीएनएस आपको फंसा देता है। यानी आप सीएनएस में कहीं लैग कर रहे थे। अब आपको पता लग गया कि मैंने सीएनएस को सही चैनलाइज नहीं किया था, बाकी मैंने सही कर लिया था। अब सीएनएस को किस तरह चैनलाइज करोगे? अब आपने जो शॉर्टकम्स होते हैं उनको पूरा करना होता है उन दिनों में। शॉर्टकम्स किस तरह पूरा हो गया? सीएनएस को शॉर्ट लिस्ट कर लो, सीएनएस पे ज्यादा फोकस करो, बाकियों पे भी फोकस करो, लेकिन उससे थोड़ा सा कम। लेकिन जो सीएनएस है उसको शॉर्ट लिस्ट कर लो, सीएनएस के गाइडेंस से पढ़ो, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि इसलिए सेंड अप की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत जरूरी होती है कि उसको अपने इस माइंड से प्रिपेयर करना होता है कि मैंने सब कुछ अब चैनलाइज करना है। फिर उसमें जो कमी रह जाती है वो प्रूफ की हॉलीडेज में पूरी करनी होती है। जब इस तरह करेंगे तो कभी भी आप लोग देखेंगे, कभी भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिस जो आपको ना आता हो और जिसमें आपके मार्क्स ना आए, क्योंकि चैनलाइज जब तक सिलेबस नहीं करते तब तक आपकी ग्रिप नहीं होती। अब ये आप लोगों को मैंने बता दिया कुछ चीजें जो कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी इसमें डिफरेंस है। ये आप करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि मार्क्स अब ये आपको ना 160 प्लस ले जाएगी। अब आ जाती है डिस्टिंक्शन की बारी कि डिस्टिंक्शन किसकी आती है। डिस्टिंक्शन ना एक तरह से लक भी होती है, डिस्टिंक्शन एक तरह से हार्ड वर्क भी होता है। हर चीज इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता कि किसी ने थोड़ा सा पढ़ लिया, जिसकी डिस्टिंक्शन है या उसने पढ़ा है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उसने कितना किस हिसाब से पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आखिरी 4 मंथ 3 मंथ 16-16 घंटे पढ़ लेते हो, आप डिस्टिंक्शन ले सकते हो। उसकी रीजन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में से आगे ले जाती है। आपने फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर के शुरू साल में 6 महीने बहुत मेहनत करी, एंड पे आके आपका सारा टेम्पो टूट गया, अब तो मैंने मेहनत करनी नहीं। आखिरी 3 महीने मेहनत नहीं की, आखिरी 3 महीने जस्ट नॉर्मल स्टडी की। अगर आप अब एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं या मेरी डिस्टिंक्शन है तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट करने वाली है। लेकिन अगर आपने पूरा साल पहले 6 महीने अपने आप को स्टडी भी की, रिलैक्स भी रखा, मतलब दोनों को पैरेलल लेके चले, अपनी इंजॉयमेंट भी की, अपना पढ़ा भी, दोनों चीजों को लेके चले, फिर आप रिलैक्स से। लेकिन आपने एक बारी कोर्स सेंड अप की छुट्टियों से पहले ना एक बारी कोर्स एटलीस्ट गो थ्रू होना होता है। एक बारी कोर्स से गो थ्रू हो गए, कॉलेज के टेस्ट दिए, वो पास हो गए, इतना भी कर लिया ना, अब जो आखिरी 3 मंथ आएंगे उसमें आपने हो जाना है, बैठ जाना है। बस उन 3 मंथ आपने भूल जाना दुनिया क्या थी। उन 3 मंथ जिसने अच्छा पढ़ लिया, पहले 9 मंथ जो है उसमें एंजॉय भी करे, पढ़े भी, दोनों चीजें पैरेलल। आखिरी जो प्रूफ से पहले के 3 मंथ है उसमें एंजॉयमेंट रखें, लेकिन थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी। पढ़ाई को बहुत ज्यादा कर दें। जिसने आखिरी 3 मंथ बहुत अच्छा पढ़ा वो बहुत ज्यादा बच्चों से ज्यादा नंबर लेगा।
इसलिए आप लोग देखेंगे जो आखिरी 3 मंथ पढ़ते हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा अच्छा, उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, बेशक उन्होंने साल जाया किया हो। और जो साल पूरा साल अच्छा पढ़ते हैं और आखिरी 3 मंथ आके जाया करते हैं ना, उनके कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते। तो ये 3 चीजें, तो ये 3-4 चीजें याद रखें, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कितना फायदा होगा प्रोफ में। तो ये होगी स्मार्ट स्टडी की बात। अब टाइम मैनेजमेंट की बात। अब टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए स्केड्यूल एक हमने पोस्ट भी कर दिया है, आप वो स्केड्यूल देखें। 3 मंथ का स्केड्यूल है, वो 3 मंथ, वो थोड़ा थोड़ा स्केड्यूल है, वो करते जाएं, आपका एक बारी पूरी सेकंड ईयर कवर हो जाएगी। एक बारी रीड ही करना है ना एटलीस्ट, जब आपको बहुत इजीली हो जाएगी कवर। फिर नेक्स्ट आप जब जाते हैं, आपके पास प्रूफ से 3 मंथ पहले फिर आपने अब खुद पढ़ना होता है, या आप अपना स्केड्यूल खुद बनाएं। अब अपना स्केड्यूल बनाने में एक चीज याद रखनी है कि जब भी अपना स्केड्यूल बनाए तो महीनों का नहीं बनाना। अपना स्केड्यूल हमेशा 3 या 4 दिन, इससे ज्यादा का नहीं। 3 से 4 दिन का स्केड्यूल बनाएं, फोकस करें कि मैंने ये पूरा करना है। आप 100% पे फोकस करेंगे तो आप 80 या 70% पूरा कर लेंगे, जब 3 या 4 दिन का होगा। जब महीने का बनाएंगे तो वो कभी भी फॉलो नहीं होता। तो 3-4 का बनाएं, उसको फोकस करें, वो करें, फिर 3-4 का। और किस तरह लेके जाना है, सिलेबस को हमेशा याद रखना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक बायोकेमिस्ट्री, एक फिजियोलॉजी, एक ग्रॉस एनाटमी जिसमें हेड एंड नेक और एब्डोमेन को लेके चले, और एक और एनाटमी को 2 पार्ट्स में मैं बेसिकली डिवाइड करवा रहा हूँ। एक आ जाएगा एब्डोमेन हेड एंड नेक, और एक आ जाएगा न्यूरो एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब आपने 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स उठा लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बायोकेमिस्ट्री उठाएं, बायोकेमिस्ट्री के साथ आप एम्ब्रियो, हिस्टो और न्यूरो उठा लें। ये आपका एक पार्ट था। एक हफ्ता इसका स्केड्यूल बना ले, 3-3 दिन करके। अब वो आपने एक हफ्ता ये 2 पार्ट्स कवर करने हैं, आपकी 2 बुक्स साथ चल गई, पढ़ लिया, आपको वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आ जाता है, उसमें फिजियोलॉजी उठा लें, साथ एब्डोमेन और हेड एंड नेक में से जो पढ़ रहे हैं वो उठा लें। वो वीक उस पर फोकस करें, उसका स्केड्यूल बनाएं, वो फॉलो करें। अब देखें, जब चारों चीजें इकट्ठे लेके चलेंगे ना, कभी भी नहीं आप पढ़ सकेंगे। आप कहेंगे मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जब 2 चीजें लेके चलेंगे ना, हमेशा आप अच्छा करेंगे। तो इस तरह डिवाइड करना होता है। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मैं सोचा कि दूं। ये टिप्स आप लोग वाकई जब फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस विल वर्क। नाउ कम्स टू द पाक स्टडी एंड इस्लामिया। सो इस्लामियत और पाक स्टडीज का याद रखना कि ये इसकी टेंशन नहीं लेनी। प्रोफ जिस दिन आना है ना, जब उसके दरमियान में 2 छुट्टियां होंगी पाक स्टडी और इस्लामियत में, उसमें एक छुट्टी में भी पढ़ लेंगे तो ये पास हो जाएगा। पास करने का तरीका क्या है? कितना अच्छा आप राइटर हो, जितने अच्छे आप राइटर हो आप ये पास कर जाओगे। सिंपल, यही आप लोगों ने याद रखना है। पाक स्टडी और इस्लामियात में अभी टाइम जाया नहीं करना। प्रोफ में भी 2 छुट्टियां होंगी, उसमें से दोनों छुट्टियां जाया नहीं करनी। एक छुट्टी में प्रैक्टिकल तैयार कर लेना, क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिकल और वाइवा डेज शुरू होने होते हैं। जो एक छुट्टी होती है ना, उसमें पाक स्टडी और इस्लामियत करनी होती है। जो वो एक छुट्टी है उसमें किस तरह करनी है? पास पेपर्स उठा लें, नोट्स उठा लें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की अस्वा हुस्ना, औरतों के हकूक, बच्चों के हकूक, ये वालिदैन के हकूक, ये सारी चीजें जो मेजर टॉपिक्स है ये आप लोगों को आते होते हैं। कुछ अहदीस कोर्स होती हैं, वो एक बार रीड कर लें, जिसको शेर अच्छे आते हैं वो अंदर बीच में कोट हो जाते हैं। फिर पाक स्टडी में आप जितने अच्छे राइटर है, उसमें कश्मीर इशू का पूछेंगे, कश्मीर इशू के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमेशा पेपर भर के आना, जितना पेपर भर देंगे इस्लामियत और पाक स्टडीज पास हो जाएंगी। तो इसका टेंशन नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं हम, सब कुछ हो गया, अब सप्ली वालों की बारी के सप्ली वालों ने किस तरह, और साथ बाकी उनकी भी बारी है जो कि होप लूज कर देते हैं कि हमसे पढ़ नहीं होता, या हमारे फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं, हम सेकंड ईयर में क्यों पढ़ें, हमारी फर्स्ट ईयर में डिस्टिंक्शन नहीं आए तो हम सेकंड ईयर में क्यों पढ़ के लें। बात सुने, जब आप लोग मेडिकल फील्ड में आए थे तो एक चीज सोच के आए थे कि मैंने डॉक्टर बनना है, और मैंने अच्छा डॉक्टर बनना है, और मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है। हर बंदा ये कहता था आई वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सर्व करने के लिए ना आपको उस चीज में फिर ये भी करना चाहिए होता है कि आपको चीज आती भी हो। एट द एंड 5-6 साल गुजर जाएंगे, पास होना कोई मसला नहीं है। पास आप 2 महीने पढ़ के भी हो जाते होते हो। पास होना तो कोई मसला कभी रहा ही नहीं है। मसला ये रहा है आप दूसरों से कितना डिफरेंट होते हो। एट द एंड कभी एक बात बस सोचना, अगर आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स का इलाज कर सकते हो, इसका मतलब है आप सही पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स का इलाज खुद कभी नहीं करूंगा, मैं दूसरों से ही करवाऊंगा, इसका मतलब है आप खुद नहीं सिंसियर अपनी स्टडीज के साथ। क्योंकि आपको लगता है ना कि आप कोई काम करना है या नहीं, आप सिक्का उठाएं, सिक्के में सोचें
कि ये साइड आई तो मैं ये करूंगा, दूसरी साइड आई तो मैं ये करूंगा। उसको जब उछालेंगे ना तो आपके दिल से आवाज आएगी कि ये साइड आ जाए। आप हमेशा यही चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल जब बैटिंग और बॉलिंग की बात आती है, आप सोचते हो कि आप कहते हो किसका जिसका चांद आया उसकी बैटिंग, आप ऊपर फेंकते हो, आप दिल में सोचते हो कि चांद है। बट इसी तरह किसी भी लाइफ का कोई डिसीजन लेना हो ना, ये सोचना हो कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, तो ये चीज करके देख लेना। पेरेंट्स का इलाज सोचना कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको लगता है मैं इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे उनको किसी के पास नहीं लेके जाना पड़ेगा, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो पहली बात, सारे लोग भूल जाते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे थे तो हम क्यों इस फील्ड में आए थे। ह्यूमैनिटी सर्व करने के लिए आपके पास नॉलेज पूरा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप अगर किसी की आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी एक बंदे की डेथ हो जाती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उस बंदे के साथ कितने लोग रिलेट हो सकता है वो 7 बंदों को पाल रहा हो, तो आप 7 बंदों की लाइफ खराब कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों ने, हमें ये आपकी परसेप्शन है, आप क्या सोच के पढ़ना चाहते हो। फिर अब कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस है जो आप लोग पूछ सकते हैं, वो पूछें। फिर मैं आप जो सप्ली वाले हैं उनका भी बता देता हूँ साथ साथ। जो सप्ली वाले हैं पहले मैं उनको बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोग अपनी जो डेली है ना, जब तक डेट शीट अनाउंस नहीं होती, डेली का डेली 2.5 आवर लाजमी रहे एनेटमी को, वरना स्केड्यूल पोस्टेड है 20 डेज का, 20 to 30 डेज का, आप लोग वो फॉलो करें। उसको फॉलो करने के बाद आप लोग साथ साथ सेकंड ईयर भी करते जाएं। जिस दिन डेट शीट अनाउंस हो जाएगी उस दिन आप लोगों ने सेकंड ईयर को छोड़ देना है और फर्स्ट ईयर की सप्ली की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि डेट शीट अनाउंस होने के बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जवेद वो 20 डेज होंगे। आप लोगों ने लेकिन अभी ये नहीं करना, अभी भी साथ साथ डेली 2 to 3 आवर्स एनेटमी को असाइन करें और उसमें एनेटमी करें, एनेटमी की प्रिपरेशन करते जाएं और बाकी अपनी सेकंड ईयर को साथ लेके जाएं। सेकंड ईयर की एनेटमी बेशक अभी ना करें, सेकंड ईयर को फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री सप्ली वाले लेके जाएं, क्योंकि इधर भी एनेटमी करेंगे उधर भी करेंगे, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। हाँ, ये अब बात जिसने लिखी है, देखें जब जो चीज होती है ना, ये जो टाइम है इसमें हमेशा वो चीजें आप लोगों ने सबसे पहले करनी है जो आप लोगों को मुश्किल लगती है। उसकी रीजन बताता हूँ। जब आप प्रूफ के टाइम में आ जाएंगे और स्टैंड अप के टाइम में आ जाएंगे, तब आप लोग चीजों को फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इस चीज को फोकस करूं। अभी मुश्किल चीजें करें और उनको शॉर्ट लिस्ट कर लें। एट द एंड जब आप प्रूफ में आएंगे ना, अभी पता स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आसान चीजें करके खुश होने लग जाते हैं कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है। मुश्किल चीजें कर लें और इतना अच्छा कर लें कि वो आपको आसान के इक्वल लगने लग जाए। जब आप प्रूफ की प्रिपरेशन करेंगे और स्टैंड अप की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको मुश्किल और आसान में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, आपके लिए वो नॉर्मल होगा, आपके भी रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी, तो आप लोग वो इजीली कर सकते हैं। आई फॉरगॉट थिंग्स व्हाट आई स्टडीड। सो यस, हर कोई भूल जाता है जो वो पढ़ रहा होता है। पहली बारी में सब कुछ भूल जाता है, उसकी टेंशन कभी नहीं लेनी। एक बारी चीज को रीड कर लें, आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो इम्प्रिंट हो गई होती है। जब आप नेक्स्ट टाइम स्टडी करते हैं आपको उतना टाइम नहीं लगता, आपको वो इजी हो जाती है। एक मेडिकल इज ऑल अबाउट कि आप कितनी बार वो चीज रिपीट करते हो और आप उसको कितना अप्लाई करने की कोशिश करते हो। जितनी अच्छी आपकी एप्लीकेशन आप उतना अच्छे डॉक्टर। तो इस वजह से जो चीज एक बार रीड कर ली है, आप सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने रीड किया हुआ है। फिर उसके बाद जब एक बार सारा कोर्स कवर हो जाए, जब स्टैंड अप की प्रिपरेशन करनी है उसमें आप लोगों ने बैठ जाना है। अब आपने वो चीज को याद करना है। याद करने का तरीका, पास पेपर साथ उठाएं, पास पेपर्स देखें, पास क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह याद करें। और आपने पहले रीड तो कर लिया होगा ना, अब उसको एक बार रीड करें। अब आपने उधर पास पेपर से भी याद किया, एक बार रीड किया, आपके ब्रेन में वो बहुत अच्छी तरह इंप्रिंट हो जाएगा कि इसने ये इस तरह पूछा था तो ये इस तरह मैंने आंसर दे दिया। लास्ट 3 मंथ में बहुत चीज होता है, नो डाउट बहुत ज्यादा होता है, बट वो फर्स्ट ईयर थी, अब सेकंड ईयर में आप लोगों के पास टाइम है। अगर अभी भी जाया कर देते हैं ना तो यस, लास्ट 3 मंथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। जीतता वही है जो स्ट्रेस में अच्छा करता है। स्ट्रेस में करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो आपने बना लिया ना स्केड्यूल, बेशक एंड पे जो आखिरी होते हैं ना महीने, लास्ट 3 मंथ, उसमें अगर आपने महीने का भी स्केड्यूल बना लिया ना तो आपने उसको पूरा करना होता है। अभी तो आप बना लेंगे तो आप लोगों से पूरा नहीं हो रहा था, अभी 70 to 80% to 90 भी पूरा हो रहा है ना, तो वेल एंड गुड। जब आ जाता है प्रॉपर सेंड अप्स,
तब अपना जो स्केड्यूल बनाए ना कि मैंने 10 दिन में ये करना है, और उसमें ना कोशिश क्या करें कि बायोकेमिस्ट्री पहले करें, फिर फिजियोलॉजी, और एनाटॉमी का सेंडअप है ना पहला, तो एनाटॉमी को आखिरी जो पहले दिन होते हैं, जो 15-20 दिन होते हैं, वो दें। इससे क्या होगा, आप ना जब आप अपने जहन में बना लेंगे कि मैंने इतने दिन में करना है, तो बस उसको फोकस शुरू कर दें। अब उतने दिन में किसी भी तरह रीड करें, उसको करें किसी भी तरह, जैसे भी होता है। पास पेपर्स क्वेश्चन अच्छी तरह करें, जितने अच्छे पास पेपर्स करेंगे प्रोफ में उतना फायदा होगा, जितने अच्छे एमसीक्यूज पास्ट वाले करेंगे उतना प्रोफ में फायदा होगा। प्रोफ में मार्क्स एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स पे बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन वो तब अच्छे आते हैं अगर आपको बाकी भी आता हो। तो इस वजह से अभी टाइम है कि आप लोग अच्छी बुक्स पढ़ें, और सेंडअप्स और प्रोफ में आप लोग के पास ये टाइम होता है कि आप उसको अप्लाई करना शुरू करें, उसको पास्ट पेपर्स की फॉर्म में अप्लाई करना शुरू करें। उसमें जो अपना बनाया कि 8 दिन में मैंने बायोकेमिस्ट्री करनी है, डिवाइड करना है, अब उतने दिन में आपने बायोकेमिस्ट्री करनी है। ये नहीं है कि अब मैंने 8 दिन में करनी है, मैं 10 दिन में करूँ। उतने दिन में बायोकेमिस्ट्री करें, उसको साइड पे करें, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पर करें, उसको करें। स्ट्रेस होता है, बट एटलीस्ट तब उन दिनों में आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब और आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका, नोट्स हमेशा याद रखना है जब भी बनाने हैं ना, तो सेंडअप्स और प्रोफ की छुट्टियों में बनाने होते हैं, कभी पहले नहीं बनाने। अभी जब पहली बारी पढ़ रहे होते हैं ना, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, आपको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो आसान होती है, जो आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे ना, तो आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे, आपको याद हो जाएगी। आप जब बुक से एक बारी नजर भी पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी। तो आपको उन चीजों के नोट्स नहीं बनाने होते। जो पास्ट पेपर में अवेलेबल है, आपको उनके भी नोट्स नहीं बनाने होते। आपको उन चीजों के नोट्स बनाने होते हैं जो चीज मुश्किल है, जो चीज आपको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रही, जो चीज आपको लगता है कि ये चीज ऐसी है कि मैं भूल जाऊंगा, और जो लगता है कि ये एमसीक्यूज पॉइंट है। हमेशा उन चीजों के हम नोट्स बनाते हैं जो मुश्किल हो या एमसीक्यूज पॉइंट्स हो। वो चीजें क्योंकि एट द एंड आपको टाइम नहीं मिलता कि मैं उनको उस तरह रिवाइज कर सकूं। आप अपने नोट्स जब रिवाइज करेंगे ना, आपके एमसीक्यूज पे ग्रिप होगी, आपको पता होगा कि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बात थी, वो निगलेक्ट नहीं होगी। आप जब बुक रीड करते हो ना प्रोफ में, तो आप एससीक्यू तो बहुत अच्छा कवर कर लोगे, बट एमसीक्यूज में आपको मसला होगा। इस वजह से एमसीक्यूज हमेशा शॉर्ट लिस्ट, और वो सबसे बेस्ट होते हैं प्रोफ की जो 40 डेज हॉलीडेज होंगी, और सेंडअप में भी एक हद तक हो जाते हैं, आधा सेंडअप में कर लें और आधा प्रोफ में कर लें। जो नवंबर में है, ये जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के बाद आप लोगों के पास अब अगस्त का पूरा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यस, इवन दे कैन गेट डिस्टिंक्शन, कोई मसला नहीं है। नम्स के स्टूडेंट है वो भी डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। यू हैव 3 मंथ्स लेफ्ट, बहुत टाइम होता है। जो आप पिछले यूएचएस में अंदर देखें, जब ये क्वारंटीन नहीं होता था, तो यहाँ पे 2 मंथ मिल रहे होते थे। तो ये 3 मंथ का टाइम बहुत ज्यादा है। आपने पता क्या कोशिश करनी है, आपने इन मंथ में ना 2.5 मंथ जो है, उससे पहले जितना भी डेज बनते हैं, किसी तरह एक बार सारी बुक्स की जो जो चीजें रह गई हैं ना रीड करने वाली, उनको रीड कर लें। जब 2.5 मंथ रह जाएंगे प्रोफ में, 2.5 मंथ पहले आपने प्रिपरेशन सेंडअप के अकॉर्डिंग शुरू कर देनी है, और अब अपना स्केड्यूल बना लेना है। सेंडअप की प्रिपरेशन में आपको फॉर एग्जांपल मिलते हैं 20 डेज भी। अब 20 डेज में से 10 डेज एनाटॉमी का रखें, 5-5 जिस हिसाब से मिलेंगे, वो अपने सेंडअप को प्रिपेयर करें। फिर प्रोफ में आपको मिनिमम तो 30 डेज मिलते ही मिलते हैं, या मैक्सिमम 40 डेज मिलते हैं, जितने भी डेज मिलेंगे। फिर जब प्रोफ का होगा तब एक बारी, मतलब आपने प्रोफ के से 2.5 मंथ पहले, यानी 75 डेज पहले तक, आपने एक बारी सारी बुक्स का जो है ना एटलीस्ट सारे टॉपिक रीड किया हो। जब आपने रीड किया होता है ना, तो आपको आइडिया हो जाता है। आप पास्ट पेपर्स उससे पहले रीड किए हो। अब जब आ जाएगा सेंड अप, तो मैंने बताया पास्ट पेपर्स पे फुल फोकस करें, इंपॉर्टेंट चीजों पे जो गाइडलाइंस है उस पर फुल फोकस करें। अब इन दोनों चीजों पे जब पूरा फोकस करेंगे ना, सेंड अप को अपना टारगेट बनाएं कि मेरा सेंड अप मेरा प्रोफ है। सेंड अप में इतना अच्छा पढ़ लें, जब आप सेंड अप दे देंगे ना, एट द एंड आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे कि आपकी जो चीजें होंगी प्रोफ में, आप इजीली कवर भी कर रहे होंगे प्रोफ की छोटी जो हॉलीडेज होंगी, और शॉर्ट लिस्टिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, आपको एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। While doing Dr. Najib videos, I also make my own notes, but the whole day I can only do 2 videos of neuroanatomy. How डॉक्टर नजीब की वीडियोस न्यूरोएनाटमी की 2x पे सुन लें, 1.5x पे सुन लें, 2 वीडियोस आर लेस आई थिंक। जल्दी करें, इतने ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगता होता। न्यूरोएनाटमी 4 to 5 डेज में हो जाती है, बट अभी पहली बार ही कर रहे हैं अगर, तो यूएचएस के स्टूडेंट है तो हाँ वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है। अच्छी कर लें न्यूरोएनाटमी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, मैंने बताया कि मोटर में।
बाकी आप जो डॉक्टर नजीब की वीडियोस है वो कोशिश करें कि 400 दिन में एटलीस्ट देखें। बहुत टाइम हो गया प्रॉफ के लिए कुछ नहीं पढ़ा, आप कहाँ से पढ़ें। तो अब यही आप लोगों का है कि अपना देखें कि प्रॉफ होना कब है, जो प्रॉफ का टाइम है। अब प्रॉफ से 3 महीने पहले तक, जब प्रॉफ होना है उससे 3 महीने रिवाइंड करें, उस तक का एक बनाए रफ स्केजुअल। प्रॉफ से 3 महीने तक हर चीज एक बार रीड कर लेनी है, किसी भी तरह करें वो। अब आपको पता है कि आप लोग किस तरह बेस्ट कर सकते हैं, हर बंदे का अलग कैलिबर है। इतना अच्छा याद हो ना हो, एटलीस्ट रीड जरूर हुई हो, कुछ ना कुछ याद भी हो गया होगा, 50% तो याद हो जाता है। तो ये वाली सारी चीजें जब आप फॉलो कर लेंगे ना, तो 3 मंथ का आप लोगों ने प्रॉपर टाइम देना है। वो मैं बता रहा हूँ, एक बार जब रीड होगी होती है ना, तो सेंड अप पे इतना फोकस करना होता है कि सेंड अप में आप ऐसे सोच के जाना कि मेरा प्रॉफ है। अगर सेंड अप अच्छा परफॉर्म कर लिया तो ये सोच के प्रॉफ की प्रिपरेशन आप कर सकते हो कि मैं डिस्टिंक्शन ले सकता हूँ। अगर आप सेंड अप में ये सोच के नहीं प्रिपेयर करोगे ना कि ये प्रॉफ है, तो आप फिर डिस्टिंक्शन में थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, लास्ट मंथ्स में जब टाइम कम रह गया तो समझ नहीं आ रही होती कि पास पेपर करें या फुल फोकस हुई। अच्छा, ये दो चीजें होती है फिर। अब जब आपने सेंड अप में पास पेपर्स अगर कर लिए हो ना, तो आपके लिए पास पेपर कुछ भी नहीं रहते। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेंड अप वाला टाइम बहुत क्रुशियल होता है कि उसमें पास पेपर्स रट लेने होते हैं। सेंड अप वाले टाइम में पास पेपर और थ्योरी का इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन कवर करते होते हैं हमेशा। ये बात याद रखनी है, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ये हो गया। जब प्रूफ में आएंगे ना, तो फिर आपको पास पेपर्स आते होंगे। जब प्रूफ में आएंगे, आप पास पेपर्स आते होंगे, आप थ्योरी पढ़ें, आपको पहले ही याद होगा कि हाँ ये थ्योरी का तो पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। आप थ्योरी पे फोकस करेंगे, आपको पास पेपर पे खुद ब खुद ही फोकस हो रहा होगा ना। अब जब आपने एक बार सेंड अप में कर लिया है, आप थ्योरी जब रीड करेंगे, आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि ये पास पेपर में क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ। अब आप थ्योरी को अच्छे से रीड करें। तो प्रूफ वाले दिन में थ्योरी पे फोकस रखना होता है। जब थ्योरी पे फोकस रखेंगे, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये पास पेपर का क्वेश्चन है। आप उसको और ज्यादा फोकस कर दें, थ्योरी पढ़ते जाएं, जो पास पेपर का क्वेश्चन है उसको बहुत ज्यादा फोकस कर दें, बाकी को फिर रीड करते जाएं, फिर जो पास पेपर का क्वेश्चन है उसको और ज्यादा फोकस कर दें, और उसको बेशक साथ साथ पास पेपर से पढ़ लें। तो ये आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग को बहुत फायदा हो रहा है। हमेशा वीडियो देखते हुए नोट्स बनाने हैं, कभी ये गलती ना करें कि मैं वीडियो देख लूं नोट्स ना बनाऊं। अगर तो कभी भी जहन में इम्प्रिंट नहीं रहती वीडियो, नोट्स बना ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। जो डॉक्टर नजीब की वीडियोस है उसके तो नोट्स मस्ट है, क्योंकि उस पर इतना ज्यादा अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को इन्वेस्ट करने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। तो वो नोट्स होते हैं, तो नोट्स बनाएं। तो डॉक्टर नजीब की वीडियोस न्यूरो के लिए, बाकी सारी वीडियोस साथ साथ मैंने सजेस्ट किया है, टॉपिक वाइज आप लोग ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो वो आप लोग उधर देख सकते हो। अब किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन रह गया है, या सप्ली वाला कोई बच्चा है, किसी को कोई और टेंशन है कि हमसे पढ़ नहीं हो रहा, या कोई भी मसला है रिगार्डिंग स्टडी, वो अभी कमेंट करें। विद इन 5 मिनट्स जो कमेंट्स होंगे मैं उनके आंसर दे दूंगा, देन आई विल एंड दिस मीटिंग। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस अगर गो थ्रू करना है ना सिर्फ, तो सेकेंड ईयर का सिलेबस काफी ज्यादा होता है। तो उसका बेस्ट तरीका पता है क्या होता है आपको? अब कॉलेज में फॉर एग्जांपल जब टेस्ट होते हैं, बेस्ट तरीका आपको जिंदगी में जो आगे काम आएगा वो मैं अभी बता देता हूँ। जो टेस्ट होते हैं ना, उसको 3 दिन पहले प्रिपेयर करना है, मिनिमम स्टार्ट कर दिया करें। 3 दिन करेंगे टेस्ट हो जाएगा। अब मैं आजकल की सिचुएशन के हिसाब से अब बताऊं, तो 3 मंथ अगर आप देते हैं ना, तो पता है किस तरह देने हैं। आपने उसमें 3 मंथ देने हैं, 1.5 मंथ टू एनेटमी, बाकी 1.5 नहीं 40 डेज टू एनेटमी दे दें, और 30 डेज टू फिजियोलॉजी, और 20 डेज टू बायोकेमिस्ट्री। ये 3 मंथ बनते हैं। 3 मंथ में आप सारा कोर्स गो थ्रू कर सकते हैं। अगर 3 मंथ में गो थ्रू करना है ना, तो हमारे स्केड्यूल पोस्ट है, उसको डेली फॉलो करें, उतना उतना करते जाएं, गो थ्रू हो जाएगा। अक्टूबर के एंड तक हो जाएगा, फिर आपके पास नवंबर होगा, दिसंबर होगा। मिनिमम प्रूफ से 2.5 मंथ पहले तक कोशिश करें कि अपना कोर्स गो थ्रू कर लें। 2.5 मंथ मिनिमम छोड़ने होते हैं, और उन 2.5 मंथ में फिर बहुत मेहनत करनी होती है। नोट्स बना ले कुछ, लेकिन एंड पे सिलेबस इतना होता है कि टाइम नहीं मिलता।
नोट्स मैंने बताया कि नोट्स हर चीज के नहीं बनाने, नोट्स किस चीज के बनाने हैं और किस चीज के नहीं बनाने हैं मैं बताता हूँ। किसके बनाने हैं? जो चीज एमसीक्यूज वाइज आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो, सिर्फ उसके बनाने हैं। या वो वाले नोट्स बनाने हैं जो कि आप, अब फॉर एग्जांपल जो चीज आपको याद होगी है, आसान है, उसके नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं, या बनाने की जरूरत ही नहीं। आसान चीजों के नोट्स नहीं बनाते, हमेशा मुश्किल चीजों के नोट्स बनाते हैं, हमेशा एमसीक्यूज पॉइंट्स के नोट्स बनाते हैं और माइनर टॉपिक्स के नोट्स बनाते हैं, क्योंकि माइनर टॉपिक आप अच्छी बुक से नहीं पढ़ सकते एट द एंड। एट द एंड बड़ी बुक से मतलब एमसीक्यूज के लिए आप नहीं पढ़ सकते। तो जो होते हैं ना माइनर टॉपिक्स, उनके नोट्स बनाएं। जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती उसके, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती जब तक आप बड़ी बुक ना पढ़ के जाएं। तो इस वजह से हमेशा रिकमेंडेड बुक में से जो माइनर टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाएं, और जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको बुक से ही पढ़ें। तो आप खुद सेटिस्फाई भी होंगे, आपके नोट्स भी कम होंगे, वो नोट्स रीड भी कर हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी के कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाते हैं, हाँ वो ना देखे, लेकिन उसको मैं एक और सजेशन दूंगा, उसके लिए सेकंड स्टेप है, वो बाकियों से बहुत बेहतर हो सकता है। उसके लिए क्या बेहतर होने का तरीका है? वो कोर्स जब कवर कर रहा है ना, वो ना देखे वीडियो। एक बार जब कोर्स कवर हो गया ना, वो ऑथेंटिक वीडियोस देखे। फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिक वीडियो हमेशा कौन सी होती है? व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस। जिस तरह मैंने बताया कि पास्ट प्रूफ के एमसीक्यूज की वीडियोस है, वो देख सकता है। फिर उसके अलावा मैंने बताया कि वो बड़ी वीडियोस ना देखे, जो होती है बहुत बड़ी बड़ी, जैसे डॉक्टर नजीब की वीडियो, जो देखे क्योंकि उसके तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। वो करे, वो ओस्मोसिस की वीडियोस देख सकता है, वो कैनहब की वीडियोस देख सकता है। वो वीडियोस देखे जो छोटी है, प्रिसाइज है, लेकिन उनमें हाई यील्ड बातें बताई गई हैं। वो बुक्स पढ़ सकता है जो शॉर्ट बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल बीआरएस। वो बीआरएस आपको पढ़ने में ना, आपने पूरी गाइडन कर ली हुई है, पूरी गाइडन अच्छी तरह पढ़ लें। जब पढ़ ली हुई है तो बीआरएस को 2 या 3 दिन लगते हैं, आप पूरी बीआरएस भी पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके ना सारे कॉन्सेप्ट चैनलाइज हो जाएंगे। तो ये आप लोग को फायदा देगा। हाँ ये होता है, इसका बेस्ट तरीका एनाटमी में यही होता है कि नेटर एटलस की डायग्राम देखें एनाटमी। इवन प्रोफ वाले दिन भी यही लग रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, जो पास पेपर्स है उनको फिंगर टिप्स से कर लें, क्योंकि जितने अच्छे आपको पास पेपर्स आते होंगे ना, जब आप सेकंड टाइम उस चीज को पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि इस चीज को मैंने फोकस करना है। आप उस चीज को फोकस करके पढ़ोगे प्रॉफ में, तो आपको वो चीज भूलेगी नहीं। इसलिए जो सेंड अप है ना, उसमें पास पेपर्स को बहुत अच्छा करना होता है। हमेशा याद रखना, सेंड अप की हॉलीडेज में जो फोकस होता है ना, वो पास पेपर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जिसने ये अच्छी तरह कर लिया ना, वो प्रॉफ की हॉलीडेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, और उसको माइंड पे कोई टेंशन भी नहीं होगी। एफजे के पहले हो गए तो हाँ जी, तो अगर पहले भी होंगे तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें। कोशिश करें कि 2.5 मंथ पहले अपना कोर्स खत्म करें। 2.5 मंथ सेंड अप प्लस प्रॉफ प्रिपरेशन को देंगे। उससे पहले जितना कर सकते हैं एटलीस्ट ट्राई टू गो थ्रू द होल सिलेबस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। मैंने ट्राई किया हर चीज कंपाइल करके, हर चीज जो बेस्ट हो सके वो बताई जा सके। इसमें सारी चीजें कवर कर दी गई। यूट्यूब पे ये सेशन अपलोड हो जाएगा। किसी ने कोई भी पार्ट सुनना होगा वो यूट्यूब पे जाके सुन सकता है। और जरूर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इस सेशन का कोई फायदा हुआ है, क्योंकि आई ट्राई टू गिव एवरी गुड सजेशन जो आप लोगों को दी जा सकती थी। इसके अलावा आप लोग खुद देखेंगे कि ये सजेशन अगर आप फॉलो करते हैं, यू विल फील द बिग डिफरेंस व्हेन यू सिट इन द एग्जाम्स। तो जरूर बाकियों को भी इसमें टैग करें, क्योंकि अगर फायदा आप लोगों को लगता है खुद के लिए हो रहा है, तो अपने बहन भाइयों के लिए भी उतना फायदा सोचा करें। थैंक यू वेरी मच।